बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफियत से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS 302 डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन का लेसन नंबर 22 कवर करने जा रहे हैं, जिसमें जो सबसे पहला टॉपिक है वो है एबल इनपुट फाइल ऑफ अ क्वाड 104 मक्स। अब एबल आपको पता है एक लैंग्वेज है, यानी एडवांस बूलियन एक्सप्रेशन लैंग्वेज है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, अपने PLD डिवाइसेस को जो है वो डिज़ाइन करते हैं। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे अब सर बता रहे हैं कि जो एबल है उसके अंदर हम जो है यहाँ पे अब मक्स पढ़ने जा रहे हैं। मक्स मल्टीप्लेक्सर को कहा जाता है, ये मल्टीप्लेक्सर की शॉर्ट फॉर्म है। और उसके बाद यहाँ पे 104 का मतलब ये है कि एक ऐसा मक्स जिसके अंदर 4 नंबर ऑफ इनपुट्स होंगी और एक उसकी जो है वो सिंगल आउटपुट होगी। जैसे कि आपको पता है कि मल्टीप्लेक्सर जो है वो मल्टीपल इनपुट्स को एक सिंगल आउटपुट में कन्वर्ट करता है। और उसके बाद यहाँ पे क्वाड का मतलब ये है कि यानी यहाँ पे 4 हम मल्टीप्लेक्सर को जोड़कर जो है वो एक फुल एंड फ्लैश सर्किट जो है वो डिज़ाइन करेंगे। यानी 4 आपके पास मक्स होंगे, मतलब मल्टीप्लेक्सर होंगे, जो कि 1 और 4 मतलब 4 जिनमें, और हर ईच मल्टीप्लेक्सर के अंदर जो है वो 4 इनपुट्स होंगी और 1 आउटपुट होगी। और टोटल कितने मल्टीप्लेक्सर आप जोड़ने हैं आपने आपस में? 4 टोटल मल्टीप्लेक्सर आपने आपस में जोड़ने हैं। तो यहाँ पे सर बता भी रहे हैं क्वाड 104 मक्स हैज़ 4 मल्टीप्लेक्सर्स। यानी क्वाड का मतलब यहाँ पे ये है कि हम 4 मल्टीप्लेक्सर को जो है वो जोड़ेंगे, ईच मल्टीप्लेक्सर, और वो जो हर मल्टीप्लेक्सर है हैज़ 4 इनपुट्स, उसके पास 4 इनपुट्स होंगी एंड अ सिंगल आउटपुट, और हर मल्टीप्लेक्सर के पास जो है वो सिंगल आउटपुट होगी। ईच मल्टीप्लेक्सर हैज़ 2 सेलेक्ट इनपुट्स टू सेलेक्ट वन ऑफ द 4 इनपुट्स। सर कह रहे हैं कि जो हमारे पास मल्टीप्लेक्सर होगा उस मल्टीप्लेक्सर के पास 2 सेलेक्ट इनपुट्स होंगी, जो सेलेक्ट इनपुट्स ये डिसाइड करेंगी कि वो जो आपकी 4 इनपुट्स हैं उन 4 इनपुट में से किस इनपुट का डाटा उठाकर आउटपुट के ऊपर फॉरवर्ड करना है। आगे द टू सेलेक्ट इनपुट आर कॉमन टू ऑल द 4 मल्टीप्लेक्सर। सर कह रहे हैं वो जो हमारे पास 2 सेलेक्ट लाइन्स है ना, वो जो 2 सेलेक्ट इनपुट्स हैं जो सेलेक्ट करती हैं कि आपने किस इनपुट को आगे आउटपुट में फॉरवर्ड करना है, वो 2 सेलेक्ट लाइन जो है वो तमाम के तमाम हमारे चारों मल्टीप्लेक्सर के लिए कॉमन होंगी। ठीक है, मतलब 2 ही सेलेक्ट लाइन जो है आपने अपने चारों मल्टीप्लेक्सर के लिए यूटिलाइज करनी है। ठीक है, कोई भी एक्स्ट्रा आपने सेलेक्ट लाइन यूज नहीं करनी। अब यहाँ पे एक ट्रूथ टेबल दिया गया है। इस ट्रूथ टेबल के अंदर दोस्तों ये आपकी 2 सेलेक्ट लाइन्स हैं, S0 और S1, और आपकी आउटपुट साइड के ऊपर ये 4 आउटपुट्स हैं, जो कि कौन-कौन सी हैं? A आउट, B आउट, C आउट और D आउट। ये जो A आउट है ये फ़र्ज़ करें आपके मल्टीप्लेक्सर नंबर 1 की आउटपुट है। ये जो B आउट है ये बेसिकली आपके मल्टीप्लेक्सर नंबर 2 की आउटपुट है। ये जो C आउट है ये आपके मल्टीप्लेक्सर नंबर 3 की आउटपुट है। और जो आपके पास D आउट है ये आपके मल्टीप्लेक्सर नंबर 4 की जो है वो आउटपुट है। और ये जो S0 और S1 है ये 2 सेलेक्ट लाइन्स हैं जो कि कॉमन है इन चारों के चारों मल्टीप्लेक्सर्स के लिए। ठीक है? उसके बाद इसी तरह ये देखो, ये जो आपका फर्स्ट मल्टीप्लेक्सर है जिसकी आउटपुट को हमने ए आउट का नाम दिया है, इसकी आगे फर्दर ये जो नीचे लिखा आ रहा है ना A0, A1, A2, A3, ये बेसिकली 4 जो हैं ये इस फर्स्ट मल्टीप्लेक्सर की नंबर ऑफ इनपुट्स हैं, A0, A1, A2 एंड A3। ऐसे ये जो हमारे पास सेकंड मल्टीप्लेक्सर है जिसकी आउटपुट को हमने B आउट का नाम दिया हुआ है, इसके अंदर ये जो 4 आपको पिन्स दिखाई दे रही हैं B0, B1, B2 एंड B3, ये बेसिकली नंबर ऑफ इनपुट्स हैं इस हमारे सेकंड मल्टीप्लेक्सर की। ऐसे ये जो हमारे पास थर्ड मल्टीप्लेक्सर है इसके अंदर ये जो C0, C1, C2 एंड C3 हैं, ये इस हमारे थर्ड मल्टीप्लेक्सर की नंबर ऑफ इनपुट्स हैं, जबकि C आउट जो है ये इस थर्ड मल्टीप्लेक्सर की आउटपुट लाइन है। ऐसे ये जो हमारे पास फोर्थ वाला मल्टीप्लेक्सर है उसके अंदर ये जो D0 से लेकर D3 तक ये उसकी 4 इनपुट्स हैं, और ये जो D आउट है ये उसकी आउटपुट लाइन है। और बाकी मैंने आपको बता दिया S0 और S1 ये दोनों जो है सेलेक्ट लाइन्स हैं जो कि हमारे इस चारों के चारों मल्टीप्लेक्सर के लिए कॉमनली यूज होंगी। ठीक हो गया? अच्छा जी, उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं अब सर आगे बता रहे हैं कि हम जब जो है एबल लैंग्वेज के थ्रू अपने इस सर्किट को, ये जो हमने डिज़ाइन किया है 4 मल्टीप्लेक्सर आपस में अटैच करके, जब इसको हम डिज़ाइन करेंगे, जब इसको हम प्रोग्राम करेंगे तो उसके तरीक़ेकार क्या होगा? सबसे पहले हम टाइटल बताएँगे। तो टाइटल क्या है जी? हमारा टाइटल है जी क्वाड 1 ऑफ 4 मल्टीप्लेक्सर इन गैल 20V8। अब यहाँ पे क्वाड ऑफ 1 ऑफ 4 मल्टीप्लेक्सर का तो मैंने आपको बता दिया। क्वाड का मतलब है 4 मल्टीप्लेक्सर, 1 का मतलब है 1
आउटपुट उसमें होगी, हर मल्टीप्लेक्सर में एक आउटपुट होगी, 4 का मतलब है हर मल्टीप्लेक्सर में 4 इनपुट्स होंगी। और यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ना गैल 20V8, ये बेसिकली आपकी डिवाइस का नाम है जो कि गैल डिवाइस है आपकी। तो गैल मीन गैल डिवाइस, 20 मीन उसकी टोटल नंबर ऑफ इनपुट्स जो हैं वो पिन जो है वो 20 होंगी, और वी यहाँ पे आपकी जो है ना वो आउटपुट कॉन्फ़िगरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्टिव एक्टिव बल्कि एक्टिव हाई और एक्टिव लो कॉन्फ़िगरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और उसके बाद ये जो 8 है ये आपकी नंबर ऑफ आउटपुट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और अगर टोटल पिन जो है वो 20 हैं, उनमें से 8 जो हैं वो आपकी नंबर ऑफ, अगर आउटपुट 8 हैं तो बाकी कितनी बच गई 12, यानी जो बाकी 12 बची हैं इस टोटल टोटल जो 20 पिन में से जो बाकी 12 पिन बची हैं 8 आउटपुट पिन्स को निकाल कर, तो वो अब क्या है नंबर ऑफ इनपुट्स पिन्स है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें नीचे नीचे फिर सर बता रहे हैं मक्स। मक्स का मतलब ये है कि बेसिकली यहाँ पे हमने जो डिवाइस यूज़ करने जा रहे हैं, मतलब जो हम जो है यूज़ कर रहे हैं ना यहाँ पे प्रोग्राम करने के लिए, वो हमारे पास मल्टीप्लेक्सर होगा जिसको हमने प्रोग्राम करना है। उसके बाद जो है वो डिवाइस, ये एक रिजर्व्ड कीवर्ड है जो कि सेम एज़ इट इज़ हर जगह आप लगाओगे। आप जब भी आप एबल लैंग्वेज के अंदर जो है वो किसी भी सर्किट को जब डिज़ाइन करोगे तो आप ये डिवाइस कीवर्ड जो मस्ट लगाओगे। लेकिन इस डिवाइस कीवर्ड से पहले वो उस डिवाइस का नाम बोलते हैं जिस डिवाइस को हमने यूटिलाइज़ करना होता है अपने सर्किट के अंदर। और उसके बाद फिर यहाँ पे ये उस आईसी का नाम है जिस आईसी को यूटिलाइज़ करते हुए हम क्या करने जा रहे हैं, हम अपने इस 4 मल्टीप्लेक्सर को जो है वो इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये P20V8 ये हमारे उस आईसी का नंबर है, ठीक हो गया। अच्छा उसके बाद दोस्तों ये देखो, ये आपको आगे सर फर्दर बता रहे हैं, ये जो है जी A0 A1 A2 एंड A3 ये बेसिकली आपकी नंबर ऑफ पिन्स हैं किस मल्टीप्लेक्सर के अंदर, फर्स्ट मल्टीप्लेक्सर के अंदर, ठीक है। तो फर्स्ट मल्टीप्लेक्सर की 4 जो है वो आपकी नंबर ऑफ इनपुट्स होंगी A0 से लेकर A3 तक। और ये आगे सर बता भी रहे हैं कि उन पिन को हम कैसे सेट करेंगे। उन पिन को हम, ये जो A0 वाली इनपुट है इसको हम पिन 1 के ऊपर सेट करेंगे, A1 को जो है वो हम पिन नंबर 2 के ऊपर सेट करेंगे, A2 को हम जो है वो पिन नंबर 3 के ऊपर सेट करेंगे, और A3 को हम जो है वो पिन नंबर 4 के ऊपर सेट करेंगे। ऐसे ही फिर जो सेकंड मल्टीप्लेक्सर होगा हमारा, उसके अंदर कौन-कौन सी इनपुट होगी, B0, B1, B2 एंड B3। तो उनको हम जो है किन-किन पिन पे सेट करेंगे, B0 को पिन नंबर 5 पे, B1 को पिन नंबर 6 पे, B2 को पिन नंबर 7 पे, और B3 को पिन नंबर 8 पे हम जो है वो सेट करेंगे। ऐसे ही बाकी भी सारा जो है वो कंप्लीट सर बता रहे हैं। और ऐसे ये देखें, ये आपकी नंबर ऑफ आउटपुट्स हैं, चारों मल्टीप्लेक्सर की 4 आउटपुट होंगी ना, तो ए आउट, बी आउट, सी आउट एंड डी आउट। तो इनको हमने किन-किन पिन पे सेट करना है वो आगे सर ने बताया हुआ है। पिन नंबर 21, 20, 19 एंड 18 पे सेट करना है। और ये जो हमारे पास 2 कॉमन सेलेक्ट लाइन्स हैं जो कि चारों मल्टीप्लेक्सर के लिए कॉमन होंगी, S0 और S1, इसको हम पिन नंबर 22 एंड 23 के ऊपर जो है वो सेट करेंगे। अच्छा जी, उसके बाद दोस्तों ये हमारे पास एबल नोटेशन लिखी हुई है, एबल इक्वेशन लिखी हुई है। तो इस एबल इक्वेशन को मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर ऑलरेडी समझाया हुआ है, फिर एक दफ़ा समझा देता हूँ। एक मैं समझाऊँगा, बाकी 3 आप खुद करेंगे। तो ये जो फर्स्ट वाली है ये मैं समझा देता हूँ। तो ये जो फर्स्ट वाली है ये बेसिकली आपके फर्स्ट मल्टीप्लेक्सर को की एबल इक्वेशंस को जो है रिप्रेजेंट कर रही है। अब यहाँ पे दोस्तों ये जो ए आउट है, ये बेसिकली क्या है, ये आपके फर्स्ट मल्टीप्लेक्सर की आउटपुट पिन है, आउटपुट लाइन है, आउटपुट पिन है जिसको हमने ए आउट का नाम दिया हुआ है। ऐसे बी आउट जो है हमारे सेकंड मल्टीप्लेक्सर की आउटपुट पिन है, आउटपुट लाइन है, और ये सी आउट जो है वो थर्ड मल्टीप्लेक्सर की है, और डी आउट फोर्थ मल्टीप्लेक्सर की है। तो ये जो ए आउट है ये बेसिकली आपकी आउटपुट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद आपको पता है एबल इक्वेशन के बाद हम आउटपुट के बाद, आउटपुट का नाम बताने के बाद हम इक्वल लगाते हैं, और फिर उसके बाद अपनी तमाम की तमाम जो इनपुट्स होती हैं उनको हम एबल फॉर्म के अंदर लिखते हैं, और लास्ट में सेमीकोलन लगाते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों ये जो आपकी फर्स्ट है ना फैक्टोरियल S1 एंड एस फैक्टोरियल S0 एंड एस A0, ये बेसिकली आपकी फर्स्ट इनपुट का एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। अब फर्स्ट इनपुट के अंदर आपकी कौन-कौन सी इनपुट होंगी, तो ये देखो ज़रा, आपका फर्स्ट मल्टीप्लेक्सर ये वाला था ना, इस फर्स्ट मल्टीप्लेक्सर की फर्स्ट इनपुट कौन सी है, ये वाली A0। और इस A0 के अकॉर्डिंग इसकी 2 सेलेक्ट लाइन भी हैं, कौन-कौन सी, S0 और S1, S0 और S1। अगर दोस्तों A0 आप ऐसे लिखो, A0, तो इसकी कितनी सेलेक्ट लाइन है, 2 सेलेक्ट लाइन है जो कि इसके साथ मल्टीप्लाई होंगी, एक S0 और एक S1। तो S1 और S0। अब देखो S1 की वैल्यू क्या है, 0 है, मतलब आपने A0 के अकॉर्डिंग देखना, तो A0 वाली रो कौन सी है, ये वाली। तो इस रो के अंदर अगर हम देखें तो S1 भी 0 है, S0 भी 0 है, तो मतलब S1 के ऊपर भी बार आएगा, S0 के ऊपर भी बार आएगा। तो अगर दोस्तों मैं इसको लिखूँ
अपनी एबल फॉर्म के अंदर, तो कैसे लिखूँगा मैं? इसको मैं ऐसे लिखूँगा, देखो S1 के ऊपर क्या है, बार है, तो उसने क्या बताया था हमें पिछले लेक्चर में, हमने क्या पढ़ा था भला कि अगर बार हो मतलब नॉट गेट लगा हो, तो उसके लिए हम फैक्टोरियल सिंबल यूज़ होता है, तो हम क्या लगाएँगे? हम ऐसे फैक्टोरियल सिंबल लगाएँगे, ठीक है? पहले चलिए मैं एक और काम करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे एक और चीज़ आपको बताता हूँ। ये देखो, सबसे पहले क्या है? सबसे पहले लिखा हुआ है A0, तो हम A0 को ऐसे लिख देंगे सेम एज़ इट इज़, ठीक है? A0 ऐसे ही आ गया। उसके बाद आगे A0 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है S1 बार के साथ, तो मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई के लिए हम क्या लगाते हैं? मल्टीप्लाई के लिए हम ये एंड सिंबल लगाते हैं एबल फॉर्म के अंदर। उसके बाद S1 के ऊपर बार है, तो S1 के ऊपर बार का मतलब क्या? बार को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो? फैक्टोरियल सिंबल से। तो पहले आप लगाओगे फैक्टोरियल सिंबल, उसके बाद S1 आप लिखोगे, तो आप लिखोगे S1। उसके बाद आगे डॉट S0 बार है, तो डॉट के लिए मतलब ये जो मल्टीप्लाई आप इसमें मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसके लिए हम मल्टीप्लिकेशन के लिए ये एंड सिंबल लगाते हैं। और उसके बाद S0 के ऊपर लगा हुआ है बार, तो उस बार के लिए हम लगाएँगे फैक्टोरियल सिंबल और आगे हम लिखेंगे S0, ठीक है? ऐसे हम इसको दोस्तों लिखेंगे। ऐसे ही फिर आप ये सेकंड इनपुट के लिए भी सेम ऐसे ही करोगे। क्या भला? पहले आप लिखोगे A1, लेकिन उससे पहले एक चीज़ आपको बता दूँ मैं इम्पोर्टेंट, वो ये है दोस्तों, ये देखो, अगर अच्छा आपने ये अपनी जो इनपुट थी A0 के अकॉर्डिंग, उसको आपने एबल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट तो कर दिया है, लेकिन दोस्तों लाज़मी नहीं कि आप इसको A0 को शुरू पे रखो, आप चाहो तो इस A0 को लास्ट पे भी लेके जा सकते हो, मतलब आपने सिलेक्ट लाइन पहले लिख दी, मतलब कुछ इस तरह से, अगर आप ऐसे मान लो इसको इसी सेम एबल इक्वेशन को ऐसे लिख दो कि फैक्टोरियल S1 एंड फैक्टोरियल S0, मतलब ये वाला एस फैक्टोरियल S1 यहाँ आ गया, आगे एंड वैसे ही, आगे फैक्टोरियल S0 आ गया, फिर उसके बाद एंड और ये वाला A0 ऐसे आपने लिख दिया। तो मतलब कहने का ये है दोस्तों कि अगर आप ये जो इनपुट थी A0, इसको चाहे आप एबल फॉर्म के अंदर पहले लिख दो स्टार्ट के ऊपर, चाहे आप लास्ट पे लिख दो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? आप चाहे इसको फर्स्ट पे लिख दो या लास्ट पे लिख दो। तो कोशिश करें आप लास्ट पे लिखें, क्योंकि सर ने हमें यहाँ पे यही सिखाया हुआ है कि आपने पहले सेलेक्ट लाइन बतानी है, फिर उसके बाद अपनी इनपुट बतानी है एबल फॉर्म के अंदर, तो आपने ऐसे लिख दिया। तो वैसे आप शुरू पे भी लिख देते हो, तो फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है? ऐसे ही दोस्तों नेक्स्ट आपके पास क्या जी, नेक्स्ट आपके पास दोस्तों ये है जी, नेक्स्ट नेक्स्ट इनपुट कौन सी है? A1, तो A1 के अकॉर्डिंग भी आप चलोगे, तो आप लिखोगे A1, आगे आपके पास A1 के अकॉर्डिंग भी ये वाली लाइन है, और इस लाइन के अंदर भी 2 सिलेक्ट लाइन है, S0 एंड S1। यहाँ पे S1 की वैल्यू 0 है, जब और इसको हम कैसे लिखेंगे? S1 की वैल्यू चूँकि 0 है, तो S1 के ऊपर आ जाएगा बार, और उसके बाद S की 0 की वैल्यू चूँकि 1 है इस सेकंड रो के अंदर, तो हम S0 को सेम एज़ इट इज़ लिखेंगे S0, इसके ऊपर बार नहीं आएगा क्योंकि उसकी वैल्यू 1 है। अब इसको आप अगर एबल नोटेशन में कन्वर्ट करो, तो आप कैसे लिखोगे? आप चलो A1 को आप लास्ट पे लिख लेना, तो पहले आप S1 लिख लो, सेलेक्ट लाइन लिख लो सारी दोनों अपनी। तो S1 के ऊपर चूँकि बार है, तो हम लिखेंगे फैक्टोरियल S1, उसके बाद लगाएँगे एंड सिंबल, उसके बाद S0 के ऊपर बार चूँकि नहीं है, सो S0 को सेम एज़ इट इज़ लिख देंगे। उसके बाद हम लगाएँगे एंड सिंबल, उसके बाद A1 को ऐसे लिख देंगे, लास्ट पे A1। तो ऐसे ही दोस्तों सर ने नीचे सिखाया हुआ है, जैसे मैंने आपको अभी भी समझाया, ये देखो सेम वही चीज़ जो मैंने आपको अभी सिखाई है, ये देखो जो मैंने आपको बना के दिखाई थी इक्वेशन। तो A0 की मैंने आपको इक्वेशन इक्वेशन कौन सी बना के दिखाई है? ये वाली, ये देखो ज़रा, फैक्टोरियल S1, तो ये क्या लिखा हुआ है? फैक्टोरियल S1। उसके बाद आगे लिखा हुआ है एंड फैक्टोरियल S0, तो ये देखो एंड फैक्टोरियल S0। उसके बाद एंड A0, तो ये देखो एंड A0। तो यहाँ तक हमारी फर्स्ट इनपुट कंप्लीट होगी A0 वाली। अब नेक्स्ट हो गया, हमने आगे जाना है A1 पे। तो A1 पे जाने से पहले हम क्या करेंगे, आपको पता है ना, हर एक इनपुट को हम नेक्स्ट इनपुट के साथ प्लस करते हैं, क्योंकि आर गेट के साथ। मतलब मैंने आपको कल भी ये बात बताई थी कि जब आप एक रो के बाद दूसरी रो पे मूव करते हो ना, तो पहले आप प्लस का सिंबल लगाओगे, ठीक है? तो इस प्लस के सिंबल को आपको पता है, जहाँ पे प्लस का सिंबल लगता है, उस प्लस के सिंबल को हम जो है यहाँ पे एबल के अंदर हैश सिंबल से शो करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा हैश, उसके बाद ये जो है नेक्स्ट आपकी A1 की इनपुट है। तो ये देखो A1 की जो इनपुट मैंने अभी आपको लिख के दिखाई है, क्या आएगी भला? S1 फैक्टोरियल, तो ये देखो S1 फैक्टोरियल S1, आगे एंड S0 वैसे ही आ गया, क्योंकि S0 की वैल्यू चूँकि 1 थी, तो इसलिए S0 वैसे ही आ गया। आगे एंड A1, तो A1 आ गया। अगर उसके बाद नेक्स्ट आप रो पे जाने लगे हो, तो नेक्स्ट रो पे जाने से पहले आप लगाओगे प्लस, मतलब हैश, उसके बाद नेक्स्ट रो के लिए A2। तो A2 का भी सेम वही तरीका है जैसे मैंने आपको अभी करके दिखाया। तो A2 की अगर आप वैल्यू लिखोगे तो कैसे लिखोगे? पहले आप सिलेक्ट लाइन लिख लो। तो A2 के अकॉर्डिंग, ये जो A2 है इसके अकॉर्डिंग सिलेक्ट लाइन आपकी ये वाली है 2, S0 एंड S1। तो इसके अकॉर्डिंग S1 की वैल्यू 1 है, S0 की वैल्यू 0 है, तो मतलब S1 के ऊपर बार आएगा। सॉरी, S1 की वैल्यू चूँकि 1 है, तो S1 के ऊपर बार नहीं आएगा। S0 की वैल्यू चूँकि 0 है, इसलिए उसके ऊपर बार आएगा। तो मतलब अब मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ इसको, तो कैसे लिखूँगा मैं? S1 के ऊपर चूँकि बार नहीं है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? S1 डायरेक्ट लिख लेंगे। कोई भी साथ फैक्टोरियल सिंबल नहीं आएगा, क्योंकि
S1 की वैल्यू चूँकि 1 थी और अगर 1 वैल्यू तो फिर फैक्टोरियल सिंबल नहीं आता। उसके बाद हम लिखेंगे एंड सिंबल और उसके बाद S0 की वैल्यू चूँकि 0 है इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे फैक्टोरियल S0, फैक्टोरियल S0 और उसके बाद हम लिखेंगे एंड के बाद हम लिखेंगे उसकी मुतल्लिका इनपुट। तो हमारे पास यहाँ पे इनपुट कौन सी थी A2, तो हम यहाँ पे लिख देंगे A2, ठीक है। उसके बाद A3 के लिए भी सेम आप ऐसे ही करोगे, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे सर ने वैसे ही लिखा हुआ है, तो देखो ये A2 के लिए है, फिर उसके बाद हैश नेक्स्ट रो पे जाने के बाद आप हैश लगाओगे और उसके बाद ये A3 के लिए और उसके बाद बाकी भी सारा सेम एट इज ऐसे ही B2 के लिए भी सारा, B आउट के लिए भी सारा ऐसे ही, C आउट और D आउट के लिए भी सारा ऐसे ही है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से जो है वो एबल एक्सप्रेशन की समझ आ गई होगी। उसके बाद दोस्तों टेस्ट वेक्टर्स है। ये टेस्ट वेक्टर्स आपको मैंने कल भी बताया था कि टेस्ट वेक्टर्स हम यूज़ करते हैं, ये भी बेसिकली ट्रूथ टेबल होता है जिसको हम यूटिलाइज करते हैं किसके लिए, अपनी जिस सर्किट को हमने डिज़ाइन किया है ना उस सर्किट को, या जिस सर्किट को हमने एबल एक्सप्रेशन के साथ जो है वो एबल लैंग्वेज के साथ जो है प्रोग्राम किया है, उस सर्किट को हमने अगर टेस्ट करना हो कि आया कि वो सर्किट हमारा बिल्कुल ठीक वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा, उसके लिए हम इस टेस्ट वेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे इस टेस्ट वेक्टर के अंदर आप सबसे पहले ये बताते हो कि आपके पास नंबर ऑफ इनपुट्स कौन कौन सी हैं और नंबर ऑफ आउटपुट कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पे आपके पास इनपुट, यहाँ पे देखो डिफरेंट इनपुट्स हैं, A0, A1, A2 एंड A3। ये आपकी फर्स्ट मल्टीप्लेक्सर की 4 इनपुट्स हैं। उसके बाद B0, B1, B2, B3 ये आपके सेकंड मल्टीप्लेक्सर की 4 इनपुट्स हैं। C0, C1, C2 एंड C3 ये आपके थर्ड जो मल्टीप्लेक्सर है उसकी 4 इनपुट्स हैं। उसके बाद D0, D1, D2 एंड D3 ये आपके पास फोर्थ जो मल्टीप्लेक्सर था उसकी 4 इनपुट्स हैं। और उसके बाद ये जो A आउट है ये आपके फर्स्ट मल्टीप्लेक्सर की आउटपुट लाइन है, B आउट आपके सेकंड मल्टीप्लेक्सर की आउटपुट लाइन है, C आउट जो है ये आपके थर्ड मल्टीप्लेक्सर की आउटपुट लाइन है और D आउट जो है ये आपके फोर्थ मल्टीप्लेक्सर की आउटपुट का नाम है, मतलब आउटपुट लाइन है। और उसके बाद ये जो S1 एंड S0 है ये भी आपकी बेसिकली इनपुट्स हैं, लेकिन ये सिलेक्ट इनपुट्स हैं, ये दो आपकी सिलेक्ट इनपुट्स हैं। अब मुझे ये बताएं आपके पास यहाँ पे टोटल जो दोस्तों नंबर ऑफ इनपुट्स हैं वो कितनी है, टोटल नंबर ऑफ इनपुट्स कितनी है। तो यहाँ पे टोटल इनपुट्स कितनी है आपके पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 इनपुट्स हैं आपके पास टोटल। तो दोस्तों जितनी नंबर ऑफ इनपुट्स हो ना उतनी 2 की पावर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 की पावर दिया 18, तो यहाँ पे 2 की पावर 18 अगर आप लोगे ना तो जो जवाब आएगा बेसिकली उतने आपने कॉम्बिनेशंस बनाने हैं यहाँ पे ट्रूथ टेबल के, तो ये तो बहुत बड़ी वैल्यू आ जाएगी। तो जिससे क्या होगा आपका एक बहुत बड़ा ट्रूथ टेबल बन जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे देखें, यहाँ पे अगर आप गौर करो तो यहाँ पे देखो सर ने ना चंद शुरू वाली चंद एक जो लाइन थी ना ट्रूथ टेबल की टेस्ट वेक्टर के अंदर सिर्फ वो शो करवाई है, लास्ट में सर ने लिख दी है एंड। एंड का मतलब यहाँ पे ये है कि सर यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं कि ये अभी ट्रूथ टेबल एंड नहीं हुआ, ठीक है। ये भी चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा जब तक आपके पास यहाँ पे जो 2 की पावर 18 लेने से जो जवाब आएगा ना, जब तक उतनी नंबर ऑफ रोज यहाँ पे ट्रूथ टेबल में पूरी नहीं हो जाएंगी तब तक आपके पास यहाँ पे वैल्यू सॉरी यहाँ पे तब तक आपके पास ट्रूथ टेबल चलता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे चूंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं था कि हम इतना बड़ा ट्रूथ टेबल बनाते हैं, क्योंकि 2 की पावर अगर 18 है तो जनाब ये तो बहुत बड़ी वैल्यू आ जाएगी आपके पास। जैसे 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 देखो अगर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 32, 32 64, 64 दूना 128, 128 दूना 256, मतलब अगर आप 2 की पावर 8 लो, सिर्फ खाली 2 की पावर 8 लो ना तो 256 वैल्यू आती है, मतलब 256 आंसर आता है। तो ये तो 2 की पावर भाई 18 है जिसके साथ बहुत बड़ा आंसर आ जाएगा। तो उतनी ही आपने नंबर ऑफ रोज बनानी है। तो ये कितनी अभी हमने, ये तो हमने टेस्ट पर्पस के लिए सिर्फ आपको समझाने के लिए इतनी रोज बनाई है, ठीक है। अब जरा गौर कीजिए दोस्तों, अब आपने गौर ये करना है कि ये आपकी सारी की सारी इनपुट लाइंस हैं, ये जो है ना शुरू वाली ये फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर जो लिखी हुई हैं ये आपकी इनपुट वैल्यूज हैं, और ये जो नेक्स्ट है ना ये आपकी आउटपुट लाइन आउटपुट वैल्यूज हैं, 1 2 3 4, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आप जरा गौर कीजिएगा, अब यहाँ पे सर ने ना शॉर्ट नाम दिए हुए थे, ये देखो S0 एंड S1 को सर ने शॉर्ट नाम दे दिया SS, मतलब दोनों को SS नाम दे दिया। उसके बाद A0 A1 A2 A3 को सर ने कॉमन A नाम दे दिया, चारों को A कह दिया। उसके बाद B0 B1 B2 B3 को सर ने B का नाम दे दिया। उसके बाद C को सर ने C वाली तमाम इनपुट्स को अपने सर ने C का नाम दे दिया और D वाली तमाम इनपुट्स को D का नाम दे दिया। ऐसी जो आउटपुट थी D A आउट उसको सर ने A का नाम दे दिया, B आउट को सर ने B सिंपल B का नाम दे दिया और C आउट को सर ने C का नाम दे दिया और D आउट को सर ने D का नाम दे दिया, जिससे थोड़ी कम्प्लेक्सिटी जो थी वो कम हो गई है, मिनिमाइज हो गई है। अब यहाँ पे दोस्तों ज़रा गौर कीजिएगा, अब यहाँ पे जो आपके ये जो इनपुट तमाम की तमाम इनपुट वैल्यूज़ हैं एक रो के अंदर, ये तमाम इनपुट्स किस किस को रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो बड़ा ईजी है। देखो जो आपकी फर्स्ट ये दो वैल्यूज है ना, ये जो फर्स्ट दो बिट्स हैं ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रही हैं आपकी सिलेक्ट लाइंस को, मतलब S1 और S0 को।
उसके बाद ये जो आपकी नेक्स्ट 4 बिट्स है ना, ये जो नेक्स्ट 4 बिट्स हैं, ये जो नेक्स्ट 4 बिट्स हैं ये रिप्रेजेंट कर रही हैं आपकी फर्स्ट मल्टीप्लेक्सर की 4 इनपुट्स, मतलब A0 A1 A2 एंड A3 को। उसके बाद नेक्स्ट ये जो आपकी 4 बिट्स है ना, मतलब 4 वैल्यूज हैं, ये रिप्रेजेंट कर रही हैं आपकी सेकंड मल्टीप्लेक्सर की 4 इनपुट्स, मतलब B0 B1 B2 एंड B3 को। उसके बाद नेक्स्ट ये जो आपकी 4 वैल्यूज हैं, 4 बिट्स हैं इस रो के अंदर, सिंगल रो के अंदर, ये रिप्रेजेंट कर रही हैं आपके थर्ड मल्टीप्लेक्सर की 4 इनपुट्स, मतलब C0 C1 C2 एंड C3 को। और उसके बाद इसी तरह ये जो नेक्स्ट 4 वैल्यूज हैं, बिट्स हैं, ये रिप्रेजेंट करती हैं आपके फोर्थ मल्टीप्लेक्सर की 4 इनपुट्स, मतलब D0 D1 D2 एंड D3 को। और उसके बाद ये जो आपकी आउटपुट के अंदर आपको 4 वैल्यूज दिखाई दे रही है ना, सिंगल रो के अंदर, ये बेसिकली आपकी रिप्रेजेंट कर रही है आपकी चारों मल्टीप्लेक्सर की चारों आउटपुट्स को। मतलब फर्स्ट जो है, फर्स्ट जो वैल्यू है वो आपकी फर्स्ट मल्टीप्लेक्सर की आउटपुट आउटपुट है, मतलब A आउट, और नेक्स्ट जो है वो B आउट है, और नेक्स्ट जो है वो C आउट है, और नेक्स्ट जो है वो D आउट है। मतलब चारों मल्टीप्लेक्स की सिंगल सिंगल आउटपुट को, सिंगल सिंगल वैल्यू जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे दोस्तों ये वर्क कैसे करेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। ये वर्क कुछ इस तरह से करेगा कि ये देखें ज़रा, मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। यहाँ पे ना थोड़ा सा मैं अरेजर के साथ इसको पहले अरेज कर लूँ, क्योंकि मैंने आपको मेन जो कंसेप्ट था वो समझा दिया कि मतलब यहाँ पे कौन कौन सी इनपुट किस किस को रिप्रेजेंट कर रही है। तो यहाँ पे आप जरा गौर कीजिएगा। यहाँ पे देखो दोस्तों, ये जो आपकी फर्स्ट 2 सिलेक्ट इनपुट्स है ना, यही बेसिकली डिसाइड करेंगे कि यहाँ पे आपने अपने चारों मल्टीप्लेक्सर की कौन कौन सी इनपुट सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ हम देखो, आपकी जो सिलेक्ट लाइन है उसकी वैल्यू क्या है, 0 0 0 0, मतलब S0 S1 भी 0 है, S0 की वैल्यू भी 0 है। अब मुझे बताएं, अगर वैल्यू 0 0 लिखी हो तो वो डेसिमल उसका इक्विवेलेंट क्या होता है? तो अगर वैल्यू 0 0 हो तो उसका जो डेसिमल इक्विवेलेंट बनता है वो 0 बनता है। क्योंकि आपको पता है बाइनरी में अगर 0 0 लिखा हो तो वो डेसिमल में 0 के बराबर होता है। तो यहाँ पे यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आपका डेसिमल वैल्यू 0 आई है, मतलब यहाँ पे सिलेक्ट लाइन की जो भी बाइनरी बनी थी उस बाइनरी को पहले हमने डेसिमल में कन्वर्ट किया। जब डेसिमल में कन्वर्ट किया तो हमारे पास आंसर आया 0। तो 0 का दोस्तों मतलब क्या है? 0 का मतलब यहाँ पे ये है कि जो आपके पास चारों मल्टीप्लेक्सर है ना, उन चारों मल्टीप्लेक्सर की जो फर्स्ट इनपुट है ना, A0 B0 C0 और D0, उसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। उसको आपने क्या कर लेना है, सेलेक्ट कर लेना। तो अब कैसे सेलेक्ट करेंगे, देखो ये जो फर्स्ट 4 बिट्स हैं ये आपकी फर्स्ट मल्टीप्लेक्सर इनपुट्स हैं, ये जो नेक्स्ट 4 हैं ये आपके सेकंड मल्टीप्लेक्सर की हैं, ये जो नेक्स्ट 4 हैं ये थर्ड मल्टीप्लेक्सर की हैं, और नेक्स्ट जो है 4 हैं ये फोर्थ मल्टीप्लेक्सर की हैं। अब इन चारों मल्टीप्लेक्सर की मैंने आपको आइडेंटिफिकेशन बता दी है। अब इन चारों मल्टीप्लेक्सर की जो फर्स्ट इनपुट है ना, मतलब जैसे ये देखो, ये A0 की इनपुट है, और इस तरह ये B0 की इनपुट है, इसी तरह ये C0 की इनपुट है, और ये D0 की इनपुट है। तो यहाँ मैंने दोस्तों A0 A1 सॉरी A0 B0 C0 और D0 वाली इनपुट को सिलेक्ट क्यों किया? क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो मेरे पास सिलेक्ट लाइन थी, उनकी जो इनपुट थी वो बाइनरी के अंदर 0 0 थी, और अगर उसको डेसिमल लिया जाए तो वो 0 के बराबर है। तो इसलिए यहाँ पे चूंकि डेसिमल वैल्यू आई 0, इसलिए मैंने यहाँ पे A0 B0 और C0 और D0 वाली इनपुट को सिलेक्ट कर दिया। और यही वजह कि यहाँ पे देखो, जिन जिन इनपुट्स को मैंने सेलेक्ट किया ना, देखो A0 की वैल्यू क्या है, 0, सॉरी 1, B0 की वैल्यू क्या है, 0, C0 की वैल्यू क्या है, 0, और D0 की वैल्यू क्या है, 0। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, यहाँ पे आंसर जो आया वो क्या है, 1 0 0 0। ये देखो आंसर यही आया, देखो 1 0 0 0। कैसा? अगर मान लो यहाँ पे दोस्तों आंसर डेसिमल वैल्यू आती 2, डेसिमल वैल्यू आती मान लो 2, तो फिर आपने बोला कौन कौन सी इनपुट सेलेक्ट करनी थी, फिर आपने सेलेक्ट करनी थी, चूंकि डेसिमल वैल्यू ये आई है 2, तो जो यहाँ पे डेसिमल नंबर आएगा ना, वही वाली इनपुट पिन्स आपने सेलेक्ट करनी है। जैसे यहाँ पे मान लो अगर डेसिमल वैल्यू 2 आई है तो हमने यहाँ पे A2 B2 C2 और D2 को सिलेक्ट करना था। अब यहाँ पे हम एक काम करते हैं, यहाँ पे हम एक और रो को सॉल्व करके देखते हैं ताकि आपको थोड़े और अच्छे से समझ आ जाए। तो यहाँ पे हम एक और रो को जो है वो सॉल्व करते हैं। तो एक और रो मैं करवाता हूँ, फिर उसके बाद आपको समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है, और अगर फिर भी ना आए तो फिर आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको समझ लग जाएगी। अच्छा मान लो मैं ये वाली रो सॉल्व करता हूँ, ये वाली, ठीक है, ये जिसको मैंने एरो के साथ सिलेक्ट किया। अब इसमें देखो, इसमें दोस्तों ये जो आपकी फर्स्ट 2 वैल्यूज़ हैं ये आपकी सेलेक्ट लाइन को रिप्रेजेंट कर रही हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो 4 वैल्यूज़ हैं ये आपके फर्स्ट मल्टीप्लेक्सर के लिए हैं, नेक्स्ट 4 सेकंड के लिए, नेक्स्ट 4 थर्ड के लिए हैं, और नेक्स्ट 4 फोर्थ मल्टीप्लेक्सर के लिए हैं। अब देखो जरा यहाँ पे
अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप ये करना है कि आपने देखना है कि आपकी सिलेक्ट लाइन्स की वैल्यू क्या है बाइनरी में, तो उसकी वैल्यू है 1 और 1। तो दोस्तों अगर बाइनरी में 1 1 लिखा हो ना, बाइनरी में 1 1 लिखा हो तो वो बेसिकली डेसिमल में 3 के बराबर होता है, मतलब ये 3 की बाइनरी है। 11 1 1 मतलब 11 लिखा हुआ है ना, तो 11 जो है वो 3 की बाइनरी होती है। तो यहाँ पे हमारे पास जो डेसिमल आंसर आया वो क्या आया है, 3 आया। डेसिमल आंसर क्या है हमारे पास, 3। तो यहाँ पे दोस्तों अब इस डेसिमल आंसर 3 का मतलब क्या है कि यहाँ पे आप अपने चारों मल्टीप्लेक्सर की कौन-कौन सी इनपुट पिन सेलेक्ट करोगे, A3, B3, C3 और D3। ठीक है? तो मतलब जो भी डेसिमल यहाँ पे वैल्यू आती है ना, वही वाले नंबर वाली आपने इनपुट पिन सेलेक्ट करनी होती हैं चारों मल्टीप्लेक्सर के अंदर। तो यहाँ पे दोस्तों जो आपकी ये जो हर ये जो रेंज मैंने सेलेक्ट की ना 4-4 बिट की, इनमें जो सबसे लास्ट वाली बिट है ना, ये बेसिकली आपकी ये जो जैसे ये देखो ये A0 है, ये A1, A2 एंड A3, मतलब जो लास्ट बिट है ना वो बेसिकली आपकी A0 सॉरी A3, B3, C3 और D3 की है। तो यहाँ पे फर्स्ट ये 4 ये जो A वाली 4 बिट थी, इसके अंदर ये जो लास्ट वाली बिट है ये A3 की है, तो मैंने उसको सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद ये जो नेक्स्ट 4 वैल्यू बिट्स हैं, इनमें ये जो लास्ट वाली वैल्यू है, बिट है 0, ये बेसिकली B3 की है, तो मैंने उसको सेलेक्ट कर लिया। ऐसे ही नेक्स्ट जो 4 है, इनमें ये जो थर्ड वाली बिट है, ये आपकी C3 को रिप्रेजेंट कर रही है, तो इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद ये जो नेक्स्ट 4 है, इनमें जो लास्ट वाली बिट है, ये आपकी D3 को रिप्रेजेंट कर रही है, तो इसलिए मैंने उसको सेलेक्ट कर लिया, क्योंकि मैंने यहाँ पे A3, B3 और C3 और D3 को ही सेलेक्ट करना था, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल वैल्यू 3 आई थी। अच्छा, यहाँ पे अब दोस्तों देखो, जिस जिस मैंने इनपुट को सेलेक्ट किया वो क्या है, 0 0 0 और 1। तो हम देखते हैं क्या है, इसके अकॉर्डिंग ये जो इस रो के अकॉर्डिंग जो आउटपुट है क्या वो सेम यही है। तो हमारे पास जो वैल्यू है वो 0 0 0 1 है। तो यहाँ पे देखो जो सेम आउटपुट है वो भी देखो सेम वही है, 0 0 0 1। तो इसका मतलब हमने जो यहाँ पे आंसर निकाला है वो बिल्कुल ठीक है। चलें जी, तो उम्मीद है आपको इस ट्रुथ टेबल की समझ आ गई होगी। ये वैसे ट्रुथ टेबल जो है ये टेस्ट वेक्टर के लिए है, जो कि टेस्टिंग सिर्फ पर्पस के लिए है, जो हमारे सर्किट को टेस्ट करता है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट वो बता रहे हैं कि जी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्वाड मक्स, कि इसको जब हम सर्किट की फॉर्म में इंप्लीमेंट करेंगे तो उसका सर्किट कैसे डिजाइन होगा। तो ये दोस्तों ये सर्किट आपने नहीं करना, छोड़ दो इसको, क्योंकि इतने कम्प्लेक्स सर्किट सर पेपर में नहीं देंगे आपको, ठीक है। तो ये सर्किट आप छोड़ो, इसको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो सर्किट इंपॉर्टेंट होते हैं ना मेरी नज़र के अंदर, मैं आपको वो कंप्लीट करवाता हूँ। लिहाजा ये इतना बड़ा सर्किट जो है, वैसे अगर आप गौर करो तो इस सर्किट के अंदर भी आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वैसे ये सारी चीज़ें मैंने आपको पहले ऑलरेडी समझाई हुई हैं। देखो A0, A1, A2, ये सारी जो है वो आपको चीज़ें मैंने पहले से बताई हुई हैं। ये आपकी इनपुट लाइन्स हैं, ये आपकी आउटपुट पिन्स हैं, ये जो एंड गेट हैं ये आपकी आउटपुट के लिए हैं। उसके बाद ये जो क्रॉस लगे हुए हैं ये बेसिकली आपको कनेक्शन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये खैर इसको बताने की जरूरत नहीं है, इस पर टाइम ज़ाया ना करें, इसको आप ऐसे क्रॉस कर दें मेरी तरफ से, चाहे छोड़ दें इसको, क्योंकि इसको करने की जरूरत नहीं है। जो मेन चीज़ थी वो मैं ऊपर आपको समझा के आ चुका हूँ। ये ट्रुथ टेबल इंपॉर्टेंट था, ये जो इतना मैंने करवाया ना अभी तक, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट आपके पास ये जो इम्प्लीमेंटेशन है इस सर्किट की, ये छोड़ दें, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं आगे, आ जाते हैं जी हमारे पास सिक्वेंशियल सर्किट्स। अब दोस्तों सबसे पहले अभी तक हमने जो चीज़ें पढ़ी थी ना, जितने सर्किट पढ़े हैं वो सारे कौन कौन से थे, वो सारे थे हमारे पास कम्बिनेशनल डिजिटल सर्किट्स थे। कम्बिनेशनल सर्किट और दोस्तों सिक्वेंशियल सर्किट में क्या डिफरेंस होता है, ये मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर के अंदर भी समझाया था कि कम्बिनेशनल सर्किट्स वो होते हैं जिनके अंदर कोई भी स्टोरेज एलिमेंट नहीं होता, मतलब जिनमें आप सिंपली, अगर मैं आपको सिंपल वर्ड में बताऊं तो दोस्तों कम्बिनेशनल सर्किट्स वो ऐसे सर्किट्स को कहा जाता है जिनके अंदर आप अपना डाटा जो है वो स्टोर नहीं कर सकते, ज़ख़ीरा नहीं कर सकते। जबकि जो सिक्वेंशियल सर्किट्स होते हैं ये ऐसे सर्किट्स होते हैं जिनके अंदर आप अपना डाटा जो है वो ज़ख़ीरा कर सकते हैं, मतलब स्टोर कर सकते हैं। ज़ख़ीरा मतलब यहाँ पे चावल नहीं ज़ख़ीरा करने, मतलब कहने का ये है कि आप अपने जो इनपुट्स की वैल्यूज़ हैं या आपकी आउटपुट जो आती है उसको आप कुछ देर के लिए टेम्परेरी जो है अपने पास सर्किट के अंदर स्टोर करना चाहो तो वो कर सकते हो, क्योंकि सिक्वेंशियल सर्किट की ये खूबी है कि इनमें एक स्टोरेज एलिमेंट भी मौजूद होता है, जिसमें हम कुछ देर के लिए अपना जो डाटा है, अपनी जो इनपुट्स की वैल्यूज़ हैं या आउटपुट की वैल्यूज़ हैं, उनको स्टोर कर सकते हैं। तो उम्मीद है अब आपको ये चीज़ कभी नहीं भूलेगी कि इन दोनों सर्किट्स में क्या डिफरेंस होता है। कम्बिनेशन सर्किट्स वो होते हैं जिनमें डाटा स्टोर नहीं किया जा सकता, यानी जिनमें कोई भी स्टोरेज एलिमेंट नहीं होता। जबकि सिक्वेंशियल सर्किट्स वो होते हैं जिनमें हम अपना जो डाटा है वो कुछ देर के लिए स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर स्टोरेज एलिमेंट पाया जाता है। अब नेक्स्ट सवाल ये पैदा होता है कि सीक्वेंशियल सर्किट्स की ज़रूरत क्यों पेश आई? हम इनमें डाटा क्यों स्टोर करते हैं भाई? व्हाय? क्यों स्टोर करते हैं? तो दोस्तों उसके लिए मैं आपको कुछ एग्ज़ाम्पल दूँगा कि
आप उन एग्जांपल से समझ जाओगे कि वाक़ई दुनिया में हमें कुछ ऐसे सर्किट्स की नीड थी, कुछ ऐसे सर्किट्स की ज़रूरत थी, जिनके अंदर अगर हम अपना डाटा स्टोर ना कर सकते, तो हमारी जो आउटपुट थी वो ठीक नहीं थी आनी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहले जो यहाँ पे एग्ज़ाम्पल है वो है जी एएलयू मतलब अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। जैसे कि आप अगर थोड़ा-सा भी आपने फ़ोकस किया हुआ है कंप्यूटर के ऊपर मतलब थोड़ा-सा भी अगर आपने अपनी स्टडी के साथ सिंसियर हैं, तो आपको याद होगा कि आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर या लैपटॉप के अंदर एएलयू होता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, अपने डिफरेंट अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन जो है वो परफ़ॉर्म करते हैं। अब मुझे ये बताएँ दोस्तों, जो एएलयू है जब उसके अंदर आप कोई ना कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन परफ़ॉर्म करोगे, तो अगर उसका डाटा आप अपने पास स्टोर नहीं करोगे तो नेक्स्ट अगर फ़र्ज़ करो आपने जो आंसर निकाला अरिथमेटिक मान लो 2 आपने वैल्यूज़ को सम किया। अब उसका आंसर आपने कुछ देर बाद जो है वो स्क्रीन पे डिस्प्ले करना था। तो अगर आप उसको स्टोर ही नहीं करोगे, तो आप तो इसी काम लगे रहोगे कि बार-बार उसको सॉल्व करते रहोगे, बार-बार सॉल्व करते रहोगे। तो हमने फिर क्या किया कि हम चाहते हैं कि हमारा ये जो हमने जो है ना एएलयू के अंदर अपना जो डाटा है, जो आउटपुट्स हैं, उनको टेम्परेरी कुछ देर के लिए क्या करना है, स्टोर करना है। मतलब जो हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेशंस थे या जो लॉजिकल ऑपरेशंस थे, उनको हमने कुछ देर के लिए अपने पास क्या करना है, स्टोर करना है। इसके लिए हमने एएलयू के अंदर जो है वो एक स्टोरेज एलिमेंट बनाया होता है, मतलब एक स्टोरेज जो है पोर्शन बनाया होता है। तो ये फर्स्ट एग्जांपल से आपको क्लियर हो गया होगा कि ये देखें ये जो अब एएलयू डिवाइस है, इस एएलयू के लिए हमें जो है स्टोरेज एलिमेंट चाहिए। तो जब एएलयू के लिए स्टोरेज एलिमेंट चाहिए तो इसका मतलब है एएलयू बेसिकली एक सीक्वेंशियल सर्किट है, जिसके लिए हमने जिसके अंदर हमने एक स्टोरेज एलिमेंट लगाया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट दूसरी जो एग्जांपल है वो है जी पैरेलल टू सीरियल कन्वर्जन। अब दोस्तों जब आप अपने पैरेलल डाटा को सीरियल में कन्वर्ट करते हो मतलब आपके पास एक पैरेलल डाटा आ रहा था, उसको आपने सीरियल में कन्वर्ट करना है। दोस्तों अगर मान लो आपने मान लो बस 4 बिट्स आ रही हैं पैरेलल के अंदर मतलब 0, 1, 0, 1 ऐसे 4 बिट्स आ रही हैं। अब आपने सबसे पहले फर्स्ट बिट पकड़ी, उसको पकड़ के आपने सीरियल में कन्वर्ट किया। अब अगर मान लो आप आपके पास ये जो डाटा स्टोरेज है मतलब अगर वो नहीं होगी तो ये जो बाकी जो ये जो रिमेनिंग इनपुट्स हैं वो आप कहाँ स्टोर करोगे? वो आप जब जब तक आप भी मतलब ये जो फर्स्ट बिट है जब इसके ऊपर प्रोसेसिंग करके इसको सीरियल में कन्वर्ट कर रहे हो, तब तक ये जो बाकी डाटा है इसको अगर आप स्टोर ही नहीं करोगे तो वो तो आपके पास लॉस हो जाएगा। तो इसलिए हम फिर जो पैरेलल टू सीरियल कन्वर्जन है उसके अंदर ये जो है वो हमें मल्टीप्लेक्सर के अंदर एक स्टोरेज एलिमेंट की भी नीड है जिसके अंदर हम क्या कर सकें अपने पैरेलल डाटा को कुछ देर के लिए टेम्परेरी अपने पास स्टोर कर सकें। ऐसे दोस्तों काउंटर सर्किट जो है आपको पता है काउंटर क्या करता है? काउंट करता है मतलब ऑटोमेटिकली काउंटर चलता है मतलब 0, 1 फिर 2 फिर 3। तो दोस्तों अगर मान लो जो आपके पास करंट स्टेट है जो काउंटर की करंट स्टेट है, अगर उस करंट स्टेट को आप अपने पास महफूज नहीं रखोगे तो जो नेक्स्ट स्टेट जनरेट होनी थी वो कैसे जनरेट होगी? क्योंकि देखो नेक्स्ट स्टेट तो अब जनरेट होगी ना जब आपको प्रीवियस स्टेट याद होगी कि प्रीवियस वैल्यू क्या थी। देखो प्रीवियस वैल्यू मान लो थी 15, अब आपको पता है कि प्रीवियस वैल्यू 15 है तो नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी 16 होगी। ठीक है, तो अगर आपको प्रीवियस स्टेट ही नहीं याद है कि प्रीवियस स्टेट क्या थी तो आप नेक्स्ट वैल्यू कैसे जनरेट करोगे? तो इसलिए काउंटर के अंदर हमें जो है वो नेक्स्ट वैल्यू जनरेट करने से पहले प्रीवियस स्टेट का याद होना मतलब प्रीवियस आउटपुट का याद होना मैंडेटरी है, ज़रूरी है। तो उसके लिए भी हमने क्या किया फिर अपने उस काउंटर के अंदर जो है वो क्या किया हुआ है एक स्टोरेज एलिमेंट जो है वो रखा हुआ है जो हमारी प्रीवियस स्टेट को अपने पास याद रखता है या प्रीवियस काउंट वैल्यू को अपने पास स्टोर रखता है। ठीक है जी। तो ये जो डिफरेंट मैंने आपको एग्जांपल दी हैं, इन एग्जांपल से ये शो हो गया कि हमारे पास जो है कुछ ऐसे सर्किट्स होने चाहिए जो कि सीक्वेंशियल सर्किट्स होने चाहिए जिनके अंदर एक स्टोरेज एलिमेंट होना चाहिए जिसमें हम अपना डाटा जो है वो स्टोर कर सकें। अब यहाँ पे सारी डेफिनेशन बता दें कहते हैं डिजिटल सर्किट्स दैट यूज़ मेमोरी एलिमेंट्स कि एक ऐसे डिजिटल सर्किट्स जो मेमोरी एलिमेंट्स यूज़ करते हैं फॉर देयर ऑपरेशन आर नाउन एज सीक्वेंशियल सर्किट्स कि ऐसे डिजिटल सर्किट्स जिनके अंदर मेमोरी एलिमेंट यूज़ किया जाता है उनके ऑपरेशंस को स्टोर करने के लिए कुछ देर के लिए, तो ऐसे सर्किट्स को हम जो है वो सीक्वेंशियल सर्किट्स कहते हैं। आगे बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है, सीक्वेंशियल सर्किट्स आर इम्प्लीमेंटेड बाय कंबाइनिंग कॉम्बिनेशन सर्किट्स विद मेमोरी एलिमेंट्स। सर कह रहे हैं कि जो हमारे पास सीक्वेंशियल सर्किट्स होते हैं ना, इसको हम कैसे डिज़ाइन करते हैं? इनके अंदर भी बेसिकली हम कॉम्बिनेशन सर्किट्स का ही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उन कॉम्बिनेशन सर्किट्स के साथ प्लस एक मेमोरी एलिमेंट यूज़ किया जाता है जिसकी वजह से इन ये सीक्वेंशियल सर्किट बन जाते हैं। मतलब होते सीक्वेंशियल सर्किट भी कॉम्बिनेशन सर्किट्स ही हैं। लेकिन फ़र्क कहाँ पे आ गया कि वो जो कॉम्बिनेशन सर्किट था ना उसके अंदर हमने एक प्लस
क्या चीज़ ऐड की, एक नई चीज़ क्या ऐड की, एक मेमोरी एलिमेंट लगा दिया साथ। तो जब किसी भी कम्बिनेशन सर्किट के अंदर आप एक मेमोरी एलिमेंट ऐड कर देते हो तो फिर वो एक सीक्वेंशियल सर्किट बन जाता है। ठीक है, फिर वो कम्बिनेशन सर्किट नहीं रहता। जब तक आपने उसमें मेमोरी एलिमेंट ऐड नहीं था किया, तब तक वो कम्बिनेशन सर्किट था। लेकिन जैसे ही उस कम्बिनेशन सर्किट में आपने मेमोरी एलिमेंट ऐड कर दिया, तब वो एक सीक्वेंशियल सर्किट बन गया। चलिए नेक्स्ट दोस्तों आ जाता है हमारे पास लैचेस एंड फ्लिप फ्लॉप्स। अब ये लैचेस एंड फ्लिप फ्लॉप्स क्या हैं, ये बेसिकली दोस्तों आपके वो मेमोरी एलिमेंट्स हैं। ये वो मेमोरी डिवाइसेस हैं, मेमोरी एलिमेंट्स हैं जिसमें आप अपना डाटा जो है वो टेम्परेरी स्टोर करते हो। तो यहाँ पे सर आप उनकी डेफिनेशन बताने जा रहे हैं। अ लैच इज अ टेम्परेरी स्टोरेज डिवाइस दैट हैज टू स्टेबल स्टेट्स। सर कह रहे हैं हमारे पास जो लैच है वो एक डिवाइस है जिसमें हम टेम्परेरी टेम्परेरी स्टोरेज डिवाइस है जिसमें हम अपना डाटा जो है वो टेम्परेरी स्टोर कर सकते हैं। दैट हैज़ टू स्टेबल स्टेट्स कहते हैं। इसकी कितनी स्टेबल स्टेट्स होती हैं, इसकी दो जो है वो स्टेबल स्टेट्स होती हैं। ये इंपॉर्टेंट आपकी एमसीक्यूज भी आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट आपकी डेफिनेशन भी आ सकती है कि व्हाट इज लैच एंड विद एक्सप्लेन विद स्टेबल स्टेट्स। ठीक है, या आपको सारे एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं कि लैच क्या होती है और उसकी कितनी स्टेबल स्टेट्स होती हैं। तो इसकी दो स्टेबल स्टेट्स होती हैं। दोस्तों स्टेबल स्टेट कौन सी होती है? स्टेबल स्टेट वो दोस्तों ऐसी ऐसी स्टेट को कहा जाता है जो तब तक चेंज नहीं होती जब तक आप खुद उसको चेंज ना करो। ये बात याद रखिएगा, स्टेबल स्टेट की ऐसी स्टेट होती है जो खुद ब खुद चेंज नहीं होती जब तक आप उसको खुद चेंज नहीं करेंगे। मतलब जब तक आप नहीं ना चेंज करेंगे उसको, तब तक उसने खुद ब खुद चेंज नहीं होना। मान लो अगर एक एक दोस्तों स्टेट है जिसकी वैल्यू है ज़ीरो। अब ये ज़ीरो तब तक चेंज नहीं होगा जब तक आप इसको खुद चेंज नहीं करेंगे। ठीक होगा, इसको कहते हैं स्टेबल स्टेट्स। आगे अ लैच आउटपुट कैन चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू द अदर बाय अप्लाइंग अप्रोप्रिएट इनपुट। अब देखें वही बात सर ने की है जैसे मैंने आपको अभी भी बताया कि सर कह रहे हैं जो लैच होती है उसकी आउटपुट जो है कैन चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू एन अदर। यानी जो हमारे पास लैच है उसकी जो आउटपुट है वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज तब होती है जब हम उसके ऊपर कोई नई इनपुट जो है वो अप्लाई करते हैं, अदरवाइज वो चेंज नहीं होती। आगे अ लैच नॉर्मली हैज़ टू इनपुट। सर कह रहे हैं उसकी जो है एक एक जो लैच डिवाइस है उसकी नॉर्मली जो है वो दो इनपुट होती हैं, एक को हम एस कहते हैं और एक को हम आर कहते हैं। एस मीन सेट और आर मीन रीसेट। ठीक है, उसके बाद लैच हैज़ टू आउटपुट्स क्यू एंड इट्स कंप्लीमेंट क्यू बार। और सर कह रहे हैं आगे जो हमारे पास लैच है उसकी आगे दो आउटपुट होती हैं, एक जो है वो क्यू होती है और एक उसका कंप्लीमेंट क्यू बार होती है। अगर क्यू की वैल्यू जीरो है तो क्यू बार की वैल्यू वन होगी, अगर क्यू की वैल्यू वन है तो क्यू बार की वैल्यू ज़ीरो होगी। ठीक है, ये बात याद रखिएगा कि जो भी आपका लिटरल होता है ना उसकी जो भी वैल्यू होती है वो हमेशा वैल्यू उसके कंप्लीमेंट के ऑपोजिट होती है। मतलब अगर क्यू की वैल्यू वन है ना तो उसकी कंप्लीमेंट की वैल्यू हमेशा जीरो होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि मतलब क्यू की वैल्यू अगर वन है तो क्यू बार की वैल्यू भी वन होगी, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा है तो इसका मतलब है ये एक इनवैलिड वैल्यू है, ये एक इनवैलिड आउटपुट है, क्योंकि कभी भी ओरिजिनल लिटरल और उसके कंप्लीमेंट की वैल्यू सेम नहीं होती। आगे द लैच इज सेड टू बी इन लॉजिक हाई स्टेट व्हेन क्यू इक्वल टू वन एंड क्यू इक्वल टू जीरो। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात ने की है, ये आपके एमसीक्यूज में आ सकती है कि सर कह रहे हैं आपका जो लैच होता है ये आपका हाई स्टेट में तब होगा, लॉजिक हाई स्टेट में तब होगा जब क्यू की वैल्यू वन होगी और क्यू बार की वैल्यू ज़ीरो होगी। ये बात याद रखनी है आपने कि ये हाई स्टेट में तब होगा जब क्यू की वैल्यू वन होगी और क्यू बार की वैल्यू ज़ीरो होगी। और ये लो स्टेट में कब होगा? जब क्यू की वैल्यू ज़ीरो होगी और क्यू बार की वैल्यू वन होगी। समझ रहे बात को? तो ये इंपॉर्टेंट आपका एमसीक्यूज बन सकता है कि हाई स्टेट कब होती है और लो स्टेट कब होती है। आगे व्हेन द लैच इज सेट टू अ सर्टेन स्टेट इट रिटेन्स इट्स स्टेट अनलेस द इनपुट आर चेंज टू सेट द लैच टू अ न्यू स्टेट। मतलब वही बात जो मैंने आपको अभी ऊपर बताई थी कि जनाब आपके लैच सर्किट की जो स्टेट है वो तब तक चेंज नहीं होती जब तक आप खुद उसको चेंज ना करो, न्यू स्टेट देकर या न्यू इनपुट देकर। अच्छा जी, उसके बाद अब दोस्तों जो लैच डिवाइस है उसका सर ने एक हमें जो है वो बताने जा रहे हैं। सर कह रहे हैं एक नैंड गेट को यूज़ करते हुए हम जो है वो लैच डिवाइस का जो है वो वर्किंग स्टाइल समझेंगे, वर्किंग जो उसका मेथड है उसको समझेंगे। अब इसके अंदर ये दोस्तों ये जो एस आ रहा है ये बेसिकली उसकी इनपुट्स हैं, एस मीन सेट और आर मीन रीसेट, जैसे मैंने आपको अभी ऊपर बताया। ठीक है, बाकी ये जो डिस्क्रिप्शन है आप खुद पढ़ लीजिएगा। ये जो दोस्तों एक सर्किट है, इस सर्किट के अंदर ये देखें ये आपका फर्स्ट
नैंड गेट है, ये आपका सेकंड नैंड गेट है, ये एस जो है वो उसकी फर्स्ट इनपुट है, ये आर लैच की सेकंड इनपुट है, ये क्यू उसकी फर्स्ट इनपुट है, फर्स्ट आउटपुट है, और क्यू बार उसकी सेकंड आउटपुट है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। अब चलें इसको दोस्तों इंप्लीमेंट कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो वर्किंग थोड़ी समझा देता हूँ, उसके बाद बाकी आप खुद कर लीजिएगा। अच्छा जी, तो यहाँ पे देखें दोस्तों, अब नंबर ऑफ इनपुट कितनी है? 2 है, एक एस और एक आर, एक एस और एक आर। अगर दोस्तों 2 इनपुट हैं तो यहाँ पे टोटल कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे? तो वो मैंने आपको क्या बताया हुआ है, जितनी इनपुट हो 2 की पावर उतनी ले लो। तो 2 की पावर 2 लेंगे क्योंकि 2 इनपुट थे, 2 की पावर 2 ली, जवाब आया 4। तो मतलब यहाँ पे 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे। कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? 4 कॉम्बिनेशंस बनेंगे इन 2 इनपुट के लिए। वो कौन-कौन से होंगे? वो लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। एस फर्स्ट इनपुट है एस बार और सेकंड इनपुट है आपके पास आर, आर के ऊपर बार। तो आपके पास इनके जो कॉम्बिनेशन बनेंगे वो क्या बनेंगे भला? 0 0, ठीक है। दूसरा कॉम्बिनेशन बनेगा 0 1, तीसरा कॉम्बिनेशन बन सकता है 1 0, और चौथा कॉम्बिनेशन बनेगा 1 और 1। तो ये 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन आपके इन 2 इनपुट के लिए बन सकते हैं। ठीक है। अब दोस्तों आपने क्या करना है, अब दोस्तों ये आपके पास एक एक्टिव लो सर्किट है। एक्टिव लो सर्किट तो कौन सा था दोस्तों? एक्टिव लो सर्किट वो होता है जिसके अंदर 0 इनपुट देने से आपका जो इनपुट है वो एक्टिव हो जाती है, और अगर आप वैल्यू 1 दोगे तो आपकी इनपुट जो है वो डीएक्टिवेट हो जाएगी, डीएक्टिव हो जाएगी। ठीक है। तो ऐसे सर्किट को हम एक्टिव लो सर्किट कहते हैं, एक्टिव लो सर्किट कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे देखें एस के ऊपर क्या है? बार है। एस के ऊपर बार का मतलब भला क्या है? एस के ऊपर बार का मतलब ये है कि ये जो इनपुट है ये 0 के ऊपर वर्क करेगी, जबकि ऊपर 1 के ऊपर वर्क नहीं करेगी। ऐसे ही ये आर के ऊपर भी क्या है? बार है, जो कि एक लो इनपुट है, एक्टिव लो इनपुट है, जिसका मतलब ये है कि आर बार तब वर्क करेगा जब इसके ऊपर 0 होगा, और आर बार तब वर्क नहीं करेगा जब इसके ऊपर 1 होगा। अब मैं आपको इसका वर्किंग स्टाइल समझा देता हूँ थोड़ा सा कि ये कैसे वर्क करेगा। अच्छा, अब देखो ज़रा, एस बार के ऊपर हम कोई भी कॉम्बिनेशन अप्लाई करते हैं, तो पहले हम ये वाला कॉम्बिनेशन अप्लाई करते हैं। मान लो कोई भी कॉम्बिनेशन अप्लाई कर लो, मान लो ये वाला कॉम्बिनेशन अप्लाई कर लो, ये वाला। तो एक कॉम्बिनेशन मैं अप्लाई करके देता हूँ, बाकी आपने खुद अप्लाई करने हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, तो क्योंकि इसका दोस्तों एक शॉर्टकट मेथड भी है, इसको इसको सॉल्व करने का एक शॉर्टकट मेथड भी है, लेकिन मैं आपको पहला लॉन्ग मेथड जो है वो एक मैं करके दिखाऊंगा लॉन्ग मेथड। क्योंकि लॉन्ग मेथड इसलिए करने जा रहा हूँ ताकि आपको, अगर मान लो शॉर्ट मेथड अगर भूल भी जाए तो आप लॉन्ग मेथड के थ्रू बाद में अपने पूरे सर्किट जो है वो वर्किंग कर सको। यहाँ पेपर में अगर मान लो आपको सर कहते हैं इसका मुझे पूरा वर्किंग वर्किंग स्टाइल समझाओ, तो फिर आपने लॉन्ग मेथड ही अप्लाई करना है, फिर आपने शॉर्ट मेथड अप्लाई नहीं करना। शॉर्ट मेथड आपने तब अप्लाई करना जब आपको मान लो ये एमसीक्यूज में आ जाता है। ठीक है, तो फिर आप वहाँ पे शॉर्ट मेथड जल्दी से अप्लाई करके जो है वो इस सर्किट की आउटपुट निकाल सकते हो। ठीक है। चलें जी, अब दोस्तों सबसे पहले आपने ये देख लेना है कि आपने क्या कौन सा कॉम्बिनेशन अप्लाई करने जा रहे हो। तो यहाँ पे देखो, एस बार की वैल्यू में 0 अप्लाई करने जा रहा हूँ, तो ये मैं ये वाली रो अप्लाई करने जा रहा हूँ जिसमें एस बार की वैल्यू 0 है और आर बार की वैल्यू 1 है। तो एस बार की वैल्यू 0 है और आर बार की वैल्यू 1 है। ठीक है। तो अब एस बार की वैल्यू 0 का मतलब क्या है कि एस बार की वैल्यू एक्टिव हो गई है यहाँ पे, क्योंकि 0 देने से एक्टिव हो गई, क्योंकि ऊपर बार लगा हुआ है ना। तो बार का मतलब ये होता है कि 0 दोगे तो एक्टिव, 1 दोगे तो डीएक्टिव। उसके बाद एस का मतलब ये भी, एस का मतलब यहाँ पे सेट है, और आर का मतलब रीसेट है। ये भी ये बात याद रखिएगा कि जब आप एस दोगे ना तो आपका ये पूरा सर्किट सेट हो जाएगा, और जब आप आर के ऊपर 0 दोगे तो आर के ऊपर 0 का मतलब क्या है कि आर जो है वो क्या हो जाएगा? एक्टिव हो जाएगा। जब आर एक्टिव होगा तो ये आपके पूरे का पूरा सर्किट जो है वो रीसेट हो जाएगा। ठीक है। चलें जी, अब नेक्स्ट देखते हैं ज़रा। नेक्स्ट देखें दोस्तों, अब ये देखो ज़रा, ये जो आपकी ये जो फर्स्ट नैंड गेट है, इसकी जो फर्स्ट इनपुट है ये यहाँ से मिलेगी इसको 0, तो मतलब यहाँ से इसको 0 मिला। अब ये जो सेकंड इनपुट है ये कहाँ से मिलेगी इसको? ये यहाँ से देखो, अगर आप गौर करें तो ये वायर जाती हुई एस से जाके कनेक्ट हो रही है किसके साथ? क्यूब बार के साथ। अब यहाँ पे हमें सेकंड इनपुट चाहिए, तो सेकंड इनपुट दोस्तों लेने के लिए ये जो लैच है ना, इसके ऊपर आपने ये जो 2 इनपुट है ना इसकी, इनको आपने अपनी तरफ से फर्ज लेट कर लेना, फर्ज कर लेना। तो हम फर्ज कर लेते हैं Q की वैल्यू 1 है, हमने ये लेट करने जा रहे हैं अभी। अभी हम ये नहीं कह रहे कि मतलब Q की आउटपुट वाकई ही 1 है। हम लेट करने जा रहे हैं कि Q की वैल्यू 1 है। तो दोस्तों अगर Q की वैल्यू 1 है तो मैंने आपको अभी भी क्या बताया था कि अगर Q की वैल्यू 1 हो तो फिर Q बार की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। ठीक है। तो ये दोस्तों मैंने लेट किया कि Q की वैल्यू 1, Q बार की वैल्यू 0, ये मैंने लेट कर दिया। अब जब मैंने लेट किया है
तो क्या होगा मतलब अब ये क्यू बार की वैल्यू जो 0 है, ये यहाँ से ऐसे इस वायर के थ्रू ऐसे जाएगी और इस मेरे नैंड गेट की सेकंड इनपुट को मिल जाएगी 0। ठीक है? मतलब क्यू बार की वैल्यू ये जो 0 मैंने लेट की है, ये 0 वैल्यू जो है वो किसको मिलेगी? इस नैंड गेट की इस सेकंड इनपुट के ऊपर। अब दोस्तों ये जो नैंड गेट है ये कैसे वर्क करता है? पहले ये आपका जो एंड गेट है ये वर्क करेगा, फिर ये आगे नॉट गेट है, फिर ये वर्क करेगा। अब देखिए जो आपका एंड गेट है, आपको पता है ना एंड गेट कैसे वर्क करता है? एंड गेट के अंदर अगर दोनों इनपुट 0 हों या एक भी इनपुट 0 तो आउटपुट 0 आती है। तो ये जो एंड गेट है इसकी दोनों इनपुट क्या है? 0, 0 मतलब आउटपुट क्या आएगी? 0, आउटपुट क्या आएगी? 0। वो 0 जो आउटपुट है, ये जो नॉट गेट आगे लगा हुआ है, ये छोटा सा जो बबल लगा हुआ है ना, बेसिकली नॉट गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जो नॉट गेट लगा हुआ है, ये नॉट गेट उस 0 को क्या बना देगा? 1 बना देगा। तो मतलब यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? 1 आउटपुट मिलेगी। और देखें जो आउटपुट जनरेट होके आई है, वही आउटपुट मैंने क्यू के ऊपर लेट की हुई थी। वही मैंने आउटपुट क्यू के ऊपर लेट की हुई थी। लिहाजा यहाँ पे जो ओल्ड आउटपुट मैंने लेट की थी ना, वो अभी यहाँ पे चेंज नहीं होगी, क्योंकि दोस्तों जो आपने आउटपुट लेट की हो, अगर वही आउटपुट जनरेट हो जाए तो फिर हम अपनी ओल्ड आउटपुट जो हमने लेट की होती है उसको चेंज नहीं करते, उसको सेम एट इज रिमेन सेम रहने देते हैं। अच्छा, उसके बाद जरा गौर कीजिएगा। अब ये जो आपका सेकंड नैंड गेट है, इसकी जो सेकंड इनपुट है ये इसको कहाँ से मिल रही है? यहाँ से आर बार से। तो ये जो आर बार की वैल्यू क्या 1 है, मतलब इस सेकंड इनपुट के ऊपर क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। और ये जो इस सेकंड नैंड गेट की ये जो फर्स्ट इनपुट है, ये कहाँ से आएगी? ये आपको ऊपर से यहाँ से मिलेगी। ये जो आपने अभी आउटपुट जनरेट किया ना, ये 1 यहाँ से ऐसे होती हुई यहाँ पे आएगी इस वायर के थ्रू यहाँ पर ऐसे। अब देखो ये जो सबसे पहले एंड गेट है, ये एंड गेट की दोनों इनपुट क्या है? 1, 1। तो 1 और 1 जो अब आया 1, क्योंकि एंड गेट की अगर दोनों इनपुट 1 हो तो आउटपुट 1 आती है। तो एंड गेट की आंसर आया 1। वो 1, ये जो बबल है, मतलब ये जो नॉट गेट है, उस 1 को 0 में कन्वर्ट कर देगा। तो मतलब आपके पास ये जो आउटपुट यहाँ पे जनरेट होगा वो आएगी 0। तो यहाँ पे अगर आप गौर करो तो ये देखो जो आउटपुट जनरेट हो गया है, वही आउटपुट मैंने लेट की थी, लिहाजा यहाँ पे कोई चेंज नहीं आएगा। तो हमारे पास ये फाइनल आंसर आ चुका है। ये था लॉन्ग मेथड, ये था लॉन्ग मेथड। ठीक है, ये था इसका क्या बोला? लॉन्ग मेथड। और एक और चीज़ दोस्तों, एक और चीज़ आपने याद रखनी है। आपने अगर ये जो आउटपुट यहाँ पे जनरेट हुई है, अगर वो आउटपुट इस वायर के थ्रू आपने पहले से इंप्लीमेंट की हुई है तो ठीक है। अगर नहीं इंप्लीमेंट की हुई दोस्तों, उसको आप दोबारा इंप्लीमेंट करोगे। अगर आपको बात समझ नहीं आई तो मैं आपको दोबारा बताने जा रहा हूँ। ये देखो ज़रा, ये अब यहाँ पे आउटपुट क्या है? 0। तो देखो क्या ये जो 0 आउटपुट है, क्या आपने इस वायर के थ्रू ये 0 पहले से यहाँ पे इंप्लीमेंट किया हुआ है? यस, किया हुआ है। देखो यहाँ पे जो आउटपुट है ये 0, ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पे 0 इंप्लीमेंट किया हुआ था। तो अब यहाँ पे मैं दोबारा से इसको इंप्लीमेंट नहीं करूँगा। और इसी तरह देखो ये जो 1 यहाँ पे जनरेट हो गया है, ये 1 मैंने इस वायर के थ्रू इस नैंड गेट के ऊपर पहले से अप्लाई किया हुआ है। तो यहाँ भी देखो 1 है, यहाँ भी देखो 1 है। अगर मान लो यहाँ पे 1 होता और यहाँ मान लो मैंने 0 अप्लाई किया होता, यहाँ पे क्या किया होता? अप्लाई 0 किया होता, तो फिर मैंने क्या करना था? यहाँ पे दोबारा से इस इनपुट को दोबारा से अप्लाई करके दोबारा से अपनी आउटपुट निकालनी थी। ठीक है? तो मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे जो इनपुट है अगर वो कुछ और हो और जो आपकी आउटपुट आई है वो कुछ और हो, तो फिर दोस्तों दोबारा से अपनी आउटपुट को इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी इनपुट के ऊपर। ठीक है? अब ज़रा आप गौर कीजिएगा कि दोस्तों जो मैंने आउटपुट लेट की थी ना, वही आउटपुट जनरेट होके आ गई है। अगर और एक और बात यहाँ पे याद रखनी है अब आपने, कि जो आप आउटपुट लेट करो, जो आप आउटपुट लेट करो, अगर वही आउटपुट जनरेट हो जाए, वही आउटपुट जनरेट हो जाए, तो फिर आपने क्या करना होता है? फिर आपने ये करना होता है दोस्तों कि आपने दूसरी एक स्टेट भी चेक करनी है। दूसरी स्टेट कौन सी हो सकती है? दूसरी स्टेट दोस्तों ये हो सकती है कि आपने पहले क्या लेट किया था? आपने पहले क्यू को 1 लेट किया था, क्यू बार को 0 लेट किया था। अब दूसरी दफ़ा आप जो है क्यू को 0 लेट कर लो और क्यू बार को 1 लेट कर लो। क्यू बार को 1 लेट कर दो। अब ज़रा इसको इम्प्लीमेंट करके देखो, क्या अब ये सही वर्क करता है या नहीं? तो अब जो पहले वाली इनपुट थी उनको आप रिमूव कर दो और ये ज़रा इम्प्लीमेंट करके देखो। यहाँ बल्कि चलिए करके दिखा ही देता हूँ एक दफ़ा आपको। अच्छा ठीक है जी। अब ये भी करके एक दफ़ा दिखा देता हूँ। ये देखो अब आपने क्या किया? अब आपने क्यू की वैल्यू जो है वो 0 सेट कर, क्यू की वैल्यू जो है वो 0 कर लिया और क्यू बार की वैल्यू आपने 1 कर ली है। ठीक है? अब ज़रा इसको चेक करते हैं कि इसकी आउटपुट क्या आएगी। अच्छा जी, देखिए जी जनाब, अब यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा? ये जो 0 है यहाँ पे मिला, उसके बाद ये जो हमने 1 लेट किया था, ये 1 यहाँ से इस वायर के थ्रू होता हुआ यहाँ पे आ गया। ठीक है? जब ये 1 यहाँ पे आ गया तो देखो ये जो एंड गेट है, ये क्या करेगा? ये एंड गेट इस 1 और 0 को 1 और 0 को मल्टीप्लाई करेगा। तो एंड गेट की अगर एक भी इनपुट 0 तो आउटपुट 0 आती है। एंड गेट की अगर एक भी इनपुट 0 तो आउटपुट क्या आती है? 0 आती है। तो मतलब एंड गेट की
दोनों एक इनपुट 0 एक इनपुट 1, तो 1 0 मल्टीप्लाई 1 जो अब आया 0, वो 0 इस नॉट गेट ने 1 में कन्वर्ट कर दिया। तो मतलब यहाँ पे आपकी जो आउटपुट आई है वो क्या आई है, 1 आई है। अब ज़रा गौर कीजिए दोस्तों, जो आपने आउटपुट लेट की थी क्यू की, वो थी 0, जो आउटपुट अब जनरेट हो गया है वो आई है 1। तो दोस्तों जो आउटपुट अब जनरेट हो गई आई है, अगर वो आउटपुट आपकी लेट की हुई आउटपुट से चेंज है तो फिर यहाँ पे जो ओल्ड आउटपुट थी उसको रिमूव कर दो और न्यू आउटपुट यहाँ पे लिख दो। तो ये जो क्यू की आपने आउटपुट लेट की हुई थी उसको रिमूव कर दो और ये जो न्यू आउटपुट जनरेट हो गई है इसको यहाँ पे लिख लो। मतलब अब क्यू की वैल्यू, क्यू की जो आउटपुट जनरेट हो गई है वो आई है 1। अब आप क्या करोगे नेक्स्ट, अब ये करोगे आप कि ये जो 1 आया है इसको अब इम्प्लीमेंट करोगे इस सेकंड एंड गेट के ऊपर। तो मतलब यहाँ पे आएगा 1 और ये जो 1 नीचे से मिल रहा था ये आप ऐसे ही आ जाएगा। उसके बाद जरा गौर कीजिएगा, ये एंड गेट की दोनों इनपुट क्या है 1 है, तो आउटपुट आएगी 1, आउटपुट क्या आएगी 1, तो वो 1 इस नॉट गेट की वजह से 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वो 0 यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो गया, सॉरी जनरेट हो गया है आउटपुट। तो अब देखो जरा, जो क्यू बार की वैल्यू मैंने लेट की थी वो थी 1, जबकि आउटपुट जनरेट हो गया ये 0। दोनों आउटपुट चूंकि चेंज है तो हम क्या करेंगे, जो आउटपुट हमने लेट की थी उसको रिमूव करेंगे और जो जनरेट हो गई है उसको यहाँ पे लिख देंगे। आउटपुट जनरेटर को जो आई है वो आई है 0, तो यहाँ पे लिख देंगे 0। अब देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट अब क्या होगा दोस्तों, अब आपको मैंने जैसे पहले बताया था कि चेक करो जो बस आउटपुट जनरेट हो गई है क्या वो आपने इनपुट के ऊपर ऑलरेडी इंप्लीमेंट की हुई है। तो यस, ये देखो जरा, ये 1 जनरेट हो गया है और ये 1 ऑलरेडी मैंने इस इनपुट के ऊपर अप्लाई किया हुआ है। लेकिन यहाँ पे देखो दोस्तों, जरा गौर कीजिएगा, यहाँ पे देखो आउटपुट जनरेट हो गई है 0, जबकि मैंने यहाँ पे इस वायर के ऊपर, इस इनपुट के ऊपर 1 अप्लाई की करके देखा हुआ है, 0 अप्लाई करके नहीं देखा हुआ। तो मैंने आपको क्या बताया था भला, कि जो आउटपुट जनरेट होकर आए वो आउटपुट अगर आपने ऑलरेडी इनपुट के ऊपर इंप्लीमेंट ना की हो तो उसको दोबारा इंप्लीमेंट करते हैं। तो यानी अब ये जो 0 है ये दोबारा से इस इनपुट के ऊपर अप्लाई होगा। तो मतलब अब यहाँ पे ये जो 1 है पहले वाला, इसको आप रिमूव करोगे क्योंकि इसको आपने लेट किया हुआ था अपनी तरफ से, इसको आपने 1 को अपनी तरफ से लेट किया हुआ था, इसलिए आपने इसको रिमूव किया। और अब जो ओरिजिनल आउटपुट जनरेट हो गया ये 0, इसको आप दोबारा से इंप्लीमेंट करोगे। तो मतलब ये 0 यहाँ से इस वायर के थ्रू यहाँ पे इंप्लीमेंट होगा। एंड गेट की दोनों इनपुट क्या है 0 है, तो आउटपुट क्या आएगी 0। वो 0 इस नॉट गेट की वजह से 1 में कन्वर्ट होगा, तो मतलब आउटपुट अभी भी क्या आई है 1। तो मतलब अगर मैं यहाँ पे 0 अप्लाई करूँ तो फिर भी मेरी आउटपुट क्या आई है 1 आई है। तो ये दोस्तों अब आपकी फाइनल आउटपुट है कि मतलब Q की वैल्यू 1 और Q बार की वैल्यू 0। तो मतलब कहने का ये है कि अगर आप S बार की वैल्यू 0 दो और R बार की वैल्यू 1 दो तो आपके पास जो आउटपुट आएगी वो आएगी 1 और 0। मतलब Q की वैल्यू आएगी आपके पास 1 और Q बार की वैल्यू आपके पास आएगी 0। कब? जब S बार के ऊपर आप 0 अप्लाई करो और R बार के ऊपर आप 1 अप्लाई करो। लो जी, समझ आ गई? तो अगर दोस्तों आप S बार और R बार के ऊपर ये वाली इनपुट अप्लाई करो तो आपके पास Q और Q बार की ये वाली आउटपुट जो है जनरेट होके आएगी। समझ आ गई बात की? चलें जी, तो ये था दोस्तों लॉन्ग मेथड। अब मैं आपको शॉर्ट मेथड समझा देता हूँ एक दफ़ा, कि अगर यही इनपुट आपने, ये जो जितने कॉम्बिनेशन है, ये जो चारों कॉम्बिनेशन है, अगर आपने शॉर्ट फॉर्म में इंप्लीमेंट करने हो तो वो आप कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो वो बता देता हूँ आपको। अच्छा जी, ये देखिए ज़रा दोस्तों, यहाँ पे हम इसको इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। अच्छा, ये देखें ज़रा, अब हम सबसे पहले जो है फर्स्ट वाला जो कॉम्बिनेशन है उसको इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। तो देखो फर्स्ट वाले कॉम्बिनेशन में क्या है, एस बार की वैल्यू भी 0 है, आर बार की वैल्यू भी 0 है। अब ये शॉर्ट मेथड करने जा रहा हूँ। देखो एस बार भी 0, आर बार भी 0, ठीक है। और मैंने आपको क्या बताया था भला, ये एक्टिव लो इनपुट है क्योंकि दोनों के ऊपर क्या लगा हुआ है, बार लगा हुआ है। और एक्टिव लो इनपुट का मतलब क्या होता है कि जब आप वैल्यू 0 दोगे तो ये एक्टिव हो जाएगी, ये वाली इनपुट क्या हो जाएगी, एक्टिव हो जाएगी। तो अब देखो एस बार की वैल्यू क्या है 0, जिसका मतलब है कि एस बार भी एक्टिव हो गई है। और आर बार की वैल्यू क्या है 0, जिसका मतलब है कि आर बार भी एक्टिव हो गई है। अब इसको कि मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूँ आपको, तो इसका मतलब ये है कि मतलब आपका ये जो सर्किट है, और एस का मतलब क्या है सेट और आर का मतलब है रीसेट। तो मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि अगर दोनों की वैल्यू 0 0 है तो मतलब आपका सर्किट एक ही सेम टाइम में सेट भी हो गया और रीसेट भी हो गया। तो दोस्तों ऐसा कभी नहीं होता कि एक सेम टाइम में एक ही सर्किट सेट भी हो जाए और रीसेट भी हो जाए। तो इसका मतलब है ये आपकी इनवैलिड इनपुट है, ये आपकी इनवैलिड इनपुट है, ठीक है। तो यानी ये जो फर्स्ट आपका कंबिनेशन है ना 0 0, इसकी जो आउटपुट आएगी ना वो इनवैलिड आएगी। इनवैलिड क्यों आएगी? क्योंकि वो मैंने आपको बता दिया क्यों आएगी इनवैलिड। इनवैलिड इनवैलिड इसलिए आएगी क्योंकि आपका सर्किट एक ही सेम टाइम में सेट भी हो रहा है और रीसेट भी हो रहा है, और ऐसे कभी नहीं होता। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट नेक्स्ट कॉम्बिनेशन चेक करते हैं।
अच्छा जी, नेक्स्ट हम जो है इम्प्लीमेंट करते हैं जी। हमने फर्स्ट तो इम्प्लीमेंट कर लिया कि जो फर्स्ट कॉम्बिनेशन है 0 0, इसमें जो है वैल्यू जो है वो क्या आएगी, इनवैलिड आएगी। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट जो हमारे पास कॉम्बिनेशन है वो क्या जी, 0 और 1। तो हम यहाँ पे एस बार के ऊपर 0 अप्लाई कर रहे हैं और आर बार के ऊपर 1 अप्लाई कर रहे हैं। एक मिनट यार, ये मांगने वाला आ गया, थोड़ा सा हम अपनी वीडियो पॉज करते हैं। अच्छा जी, तो दोस्तों अब हम जो है वो करने जा रहे हैं नेक्स्ट अपना कॉम्बिनेशन ये वाला, जो कि मैंने अभी आपको डिटेल में समझाया था, 0 और 1। तो अब देखो यहाँ पे एस बार की वैल्यू क्या है, 0, जिसका मतलब है कि आपका ये जो इनपुट है ये एक्टिव हो गई है, और आर बार की वैल्यू 1, जिसका मतलब है कि ये एक्टिव नहीं हुई। दोस्तों जब आपकी एस बार के ऊपर 0 है ना, तो इसका मतलब है कि आपका ये जो सर्किट है ये क्या हो गया, सेट हो गया। तो दोस्तों ये बात याद रखिएगा, जब आपका सर्किट सेट होता है, जब आपका सर्किट सेट होता है उस टाइम Q की वैल्यू 1 होती है और Q बार की वैल्यू 0 होती है। ठीक है। तो ये सिंपल मेथड है दोस्तों, ये शॉर्टकट मेथड था चेक करने का कि आपके सिस्टम की आउटपुट क्या आएगी। तो जब आप S बार की वैल्यू 0 दोगे, R बार की वैल्यू 1 दोगे, तो आपके पास जो आउटपुट आएगी वो आएगी 1 और 0। मतलब Q की वैल्यू 1, ये Q की लाइन है, ये Q बार की लाइन है। तो Q की आउटपुट आएगी 1 और Q बार की आउटपुट आएगी 0। उसके बाद ये वाला कॉम्बिनेशन अब अप्लाई करते हैं कि अगर दोस्तों आप एस बार की वैल्यू दो अब अगर आप एस बार की वैल्यू दो 1 और आर बार की वैल्यू दो 0, एस बार की वैल्यू 1 और आर बार की वैल्यू 0, तो एस बार की वैल्यू 1 देने से क्या होगा, ये एक्टिव नहीं होगा। आर बार की वैल्यू 0 देने से क्या होगा, ये एक्टिव हो जाएगा। जब एक्टिव हो जाएगा तो दोस्तों आर का मतलब क्या, रीसेट। तो मतलब आपका पूरा सर्किट जो है वो क्या हो जाएगा, रीसेट हो जाएगा। जब दोस्तों आपका सर्किट रीसेट होता है ना, जब आपका सर्किट रीसेट होता है तो उस सूरत में क्या होता है, उस सूरत में ये होता है कि आपकी जो क्यू की वैल्यू है वो हो जाएगी 0 और क्यू बार की वैल्यू हो जाएगी 1। तो ये बात आपने याद रखनी है। लेकिन ये नैंड गेट की फॉर्म के अंदर है कि जब नैंड गेट लगे होंगे तो फिर नैंड गेट और साथ ये एस और एस बार एस आर के ऊपर अगर बार हो तो फिर ये जो है ना ये ऐसे वर्क करेगा कि अगर यहाँ पे आर का मतलब है कि अगर ये रीसेट हो गया सिस्टम सर्किट, तो क्यू की आउटपुट जो आएगी वो 0 आएगी और क्यू बार की आउटपुट जो है वो 1 आएगी। तो मतलब यहाँ पे आएगी 0 आउटपुट क्यू की और क्यू बार की आउटपुट 1। और जब दोस्तों आप 1 1 अप्लाई करोगे, 1 1 का मतलब क्या, मतलब क्यू बार भी 1 और सॉरी एस बार भी 1 और क्यू आर आर बार भी 1। जिसका मतलब क्या बोला कि 1 का मतलब क्या, कि मतलब ना तो ये एक्टिव हुई है ना ही ये एक्टिव हुई है, ना ये एक्टिव हुई है ना ये एक्टिव हुई है। मतलब ये आपका जो सर्किट है ये बिल्कुल सेम कंडीशन में रहेगा। सेम कंडीशन मतलब कि आपकी जब दोनों इनपुट अप्लाई हो ही नहीं रही, तो जो आपने आउटपुट जनरेट की होगी ना, जो मतलब आपने आउटपुट यहाँ पे सॉरी लेट की होगी, जो यहाँ पे आउटपुट मान लो अगर आपने यहाँ पे क्यू की वैल्यू 1 और क्यू बार की वैल्यू 0 से लेट की हुई है, तो वो सेम रहेगी। सेम क्यों रहेगी, क्योंकि आपने आपकी दोनों इनपुट जो है वो अप्लाई नहीं हुई, तो दोनों एक्टिव नहीं हुई। और अगर आपने यहाँ पे क्यू की वैल्यू 0 सेट की हुई है, लेट की है, और क्यू बार की वैल्यू 1 लेट की है, तो फिर भी ये सेम रहेगी। तो मतलब कहने का ये है कि अगर आप एस बार की वैल्यू 1 और आर बार की वैल्यू 1 अप्लाई करो, तो आपके पास नो चेंज, मतलब कोई चेंज नहीं आएगा सिस्टम के अंदर। तो आपकी जो आउटपुट है वो रिमेन कांस्टेंट रहेगी, रिमेन सेम रहेगी। अब यही नीचे जाके सामने ये डिटेल बताई हुई है, ये देखो, ये वही सारी डिटेल है जो मैंने आपको अभी भी ऊपर समझाई है। तो ये सारी डिटेल आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको सारी समझा दी है। और ये उसका ट्रूथ टेबल दिया हुआ है, ये देखो जो मैंने आपको अभी ऊपर बताया, ये देखो अगर एस बार और आर बार 0 देंगे तो वैल्यू आएगी इनवैलिड। अगर एस बार की वैल्यू 0, आर बार की वैल्यू 1 देंगे, तो इसका मतलब क्या है, आपका सिस्टम सेट होगा। जब सेट होगा तो इसका मतलब क्यू की वैल्यू 1 आएगी और क्यू बार की वैल्यू 0 आएगी। और जब आप अपनी सिस्टम को रीसेट कर दोगे, मतलब एस बार की वैल्यू 1 और आर बार की वैल्यू 0 कर दोगे, तो इसका मतलब आपका सिस्टम जो है रीसेट हो गया। जब जिसमें क्या होगा कि क्यू की वैल्यू 0 हो गई है और क्यू बार की वैल्यू 1 हो गई है इस सूरत में। और जब आप 1 और 1 दोगे, तो चूंकि आपका सिस्टम जो है वो उसमें कोई इनपुट नहीं अप्लाई हुई, तो जिसमें क्या होगा, रिमेन कांस्टेंट रहेगा, रिमेन सेम जो है वो रहेगा आपका सिस्टम, जो भी आपने आउटपुट लेट की होगी। उसके बाद दोस्तों सेम यही लैच सर्किट जो है सर ने नॉर गेट के थ्रू अप्लाई करके दिखाया कि अगर आप नैंड गेट की बजाय नॉर गेट अप्लाई कर दो, तो उस सूरत में जो है ये कुछ डिफरेंट वर्क करेगा। और यहाँ पे एक और चीज़, यहाँ पे देखो, अब ये जो आर और एस है उनके ऊपर बार नहीं है। जब दोस्तों बार नहीं है ना, तो ये अब कौन सी इनपुट है, अगर आपकी इनपुट के ऊपर बार हो तो वो एक्टिव लो इनपुट होती है, और वो तब वर्क करती है जब आप उसको जीरो वैल्यू देते हो। और अगर दोस्तों आपकी इनपुट के ऊपर बार ना हो, तो फिर वो एक्टिव हाई इनपुट होती है, और वो तब वर्क करती है जब आप उसके ऊपर 1 अप्लाई करते हो। तो अब दोस्तों यहाँ पे
सेम ये मैं चीज़ यहाँ पे लिखता हूँ। मान लो अगर आपके पास पहली इनपुट है आर, दूसरी इनपुट है एस, तो इनकी कॉम्बिनेशन क्या बनेंगे बड़ा, 0 और 0, 1 सॉरी 0 0 0 1 0 1 1 0 और 1 1। ठीक है, अब देखो जरा यहाँ पे अब आर की वैल्यू 0, एस की वैल्यू 0, मतलब जब आप आर की वैल्यू 0 दोगे, एस की वैल्यू 0 दोगे, तो मुझे ये बता, मैंने अभी आपको क्या बताया था भला कि अगर बार ना हो तो ये 1 के ऊपर एक्टिव होगी इनपुट। तो अब देखो आर की वैल्यू 0 है, जिसका मतलब है कि आर भी एक्टिव नहीं हुआ, एस की वैल्यू 0 का मतलब क्या है, एस भी एक्टिव नहीं हुआ। तो मतलब यहाँ पे जो भी आप इनपुट दो, आउटपुट लेट करोगे, फर्ज करोगे, वो रिमेन सेम रहेगी, मतलब उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो मतलब कि अगर आपकी यहाँ पे ये जो सर्किट है, अगर ये एक्टिव हाई सर्किट हो, एक्टिव हाई इनपुट सर्किट हो, तो इसमें 0 0 अप्लाई करने से रिमेन कांस्टेंट रिमेन सेम रहती है आपकी वैल्यूज, आर एस रिमेन सेम। उसके बाद दोस्तों जब आप वैल्यू जो है 0 और 1 अप्लाई करोगे, मतलब आर के ऊपर 0 अप्लाई किया, एस के ऊपर 1 अप्लाई किया, तो यहाँ पे देखो क्या हुआ। अब आर की वैल्यू 0 का मतलब क्या है कि आर एक्टिव नहीं होगा, जबकि एस की वैल्यू 1 का मतलब क्या है कि 1 एस एक्टिव हो गया। एस का मतलब क्या है, सेट। तो मैंने आपको अभी भी क्या बताया था, जब आपका सिस्टम सेट होगा, जब आपका सिस्टम क्या होगा, सेट होगा, तो उस वक्त में क्या होगा कि आपकी जो क्यू की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और जो क्यू बार की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, क्यू बार की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। एक मिनट, हमने शायद ये, एक मिनट ठहर जाए, अगर हम जो है यहाँ पे ये ट्रू टेबल सामने दिया हुआ है, एस की वैल्यू अगर 1 कर दी जाए, हाँ यस यस मैंने ठीक बताया आपको, क्यू की वैल्यू 1 हो जाएगी उस सूरत में। ठीक है, अच्छा जी ठीक हो गया। तो क्योंकि सेट हो गई ना वैल्यू, तो सेट होने से मैंने आपको अभी भी क्या बताया था, जब सर्किट सेट होता है तो आपकी क्यू की वैल्यू 1 और क्यू बार की वैल्यू 0। ठीक है, और इसी तरह दोस्तों अगर आप आर के ऊपर 1 और एस के ऊपर 0 अप्लाई करोगे, तो फिर क्या होगा, आपका सिस्टम जो है वो आर की वैल्यू क्या है, ये 1, मतलब 1 का मतलब है कि आपका ये वाली इनपुट एक्टिव हो गई है, जबकि ये वाली इनपुट अनएक्टिव हो गई है। तो जब ये वाली इनपुट एक्टिव होगी, तो इसका मतलब आपका सिस्टम जो है वो रीसेट हो गया। जब रीसेट होगा तो क्या होगा, आर की वैल्यू, क्यू की वैल्यू सॉरी, क्यू की वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी और क्यू बार की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो इस सूरत में, अच्छा इस सूरत में क्या हुआ था, इस सूरत में आर की वैल्यू अगर 0 तो एस की वैल्यू 1 हो, तो क्या होता है, क्यू की वैल्यू 1, क्यू बार की वैल्यू 0। ऐसे ही अगर आर की वैल्यू 1 और एस की वैल्यू 0 हो, तो फिर उस सूरत में क्या होगा, उस सूरत में जो क्या आपका सिस्टम जो है वो रीसेट हो गया। तो रीसेट में क्या होता है, क्यू की वैल्यू 0 और आर की वैल्यू क्यू बार की वैल्यू 1। और अगर दोस्तों आप वैल्यू दो 1 और 1, 1 1 का मतलब क्या कि आर भी 1, एस भी 1, मतलब एक ही सेम टाइम में सिस्टम जो है वो रीसेट भी हो रहा है और सेट भी हो रहा है, और ऐसा कभी नहीं होता है। लिहाजा यहाँ पे अगर आप 1 और 1 अप्लाई करोगे इस फॉर्म में, तो यहाँ पे ये एक इनवैलिड इनपुट है, इनवैलिड इनपुट है, क्योंकि यहाँ पे आपका सिस्टम जो है वो सेट भी हो रहा है और सेम टाइम में रीसेट भी हो रहा है, तो ऐसा नहीं होता है। और यही आगे सर ने सारी वजाहत की हुई है, और आगे ट्रू टेबल बना हुआ है कि ये देखो, जब एस की वैल्यू 0 और आर की वैल्यू 0 होगी, तो क्या होगा, कोई रिमेन सेम, मतलब कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि दोनों इनपुट जो है वो क्या है, एक्टिव हाई इनपुट है, और दोनों जो है वो डिसेबल्ड हैं, क्योंकि दोनों के ऊपर 0 मिल रहा है, और एक्टिव हाई इनपुट कभी भी 0 के ऊपर एक्टिव नहीं होती, वो 1 के ऊपर एक्टिव होती है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, अगर एस की वैल्यू 0 होगी और आर की वैल्यू 1 होगी, जिसका मतलब क्या है कि ये सिस्टम जो है रीसेट हो गया, क्योंकि जिसकी वैल्यू 1 होगी ना, वो वाला एक्टिव हो जाएगा। तो मतलब आर की वैल्यू 1 है, जिसका मतलब है कि सिस्टम रीसेट हो गया। जब सिस्टम रीसेट हुआ, तो क्यू की वैल्यू देखो 0 और क्यू बार की वैल्यू 1 आ जाएगी। उसके बाद जब ये एस की वैल्यू 1 और आर की वैल्यू 0 होगी, तो मतलब सिस्टम सेट हो गया। जब सिस्टम सेट हुआ, तो क्यू की वैल्यू 1 आ जाएगी और क्यू बार की वैल्यू 0। और जब दोनों वैल्यू आप 1 1 दोगे, तो इसका मतलब आपका सिस्टम जो है वो इनवैलिड आउटपुट देगा, क्योंकि आपकी जनाब दोनों सेम टाइम के अंदर दोनों इनपुट 1 नहीं हो सकती। ठीक है, आगे चल के दोस्तों ये उनकी ब्लॉक डायग्राम समझाई गई है। ये देखो, ये ब्लॉक डायग्राम है एक्टिव हाई इनपुट की, एक्टिव हाई इनपुट जिसमें नॉट गेट यूज नहीं होता इनपुट साइड पे। ये देखो, एस की साइड पे कोई इनपुट नॉट गेट नहीं लगा हुआ, आर की जगह पे भी कोई नॉट गेट नहीं लगा हुआ, और ये देखो क्यू, और ये क्यू बार के ऊपर जो कि बार है, इसलिए यहाँ पे आप गौर कर सकते हैं, यहाँ पे नॉट गेट लगा हुआ है, मतलब ये बबल बेसिकली नॉट गेट को शो कर रहा है, जिसका मतलब क्यू के ऊपर इसलिए बार है। और ये एक्टिव हाई जो इनपुट थी, उसका लैच जो है सर्किट की ब्लॉक डायग्राम है। उसके बाद ये ब्लॉक डायग्राम है जिसकी जिस जो क्या है एक्टिव लो इनपुट है। एक्टिव लो इनपुट मीन कि दोनों इनपुट के ऊपर नॉट गेट लगा होगा। तो ये देखो, एस के ऊपर भी नॉट गेट लगा हुआ है और आर के ऊपर भी नॉट गेट लगा हुआ है। दिस इज अ एक्टिव लो इनपुट सर्किट। ठीक है, उसके बाद दोस्तों ये ब्लॉक डायग्राम दिखाई, सॉरी ये टाइमिंग डायग्राम दिखाई गई है कि कब कब कौन कौन से इनपुट दें तो कब आउटपुट क्या क्या आएगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये क्या कौन सा जी,
एक्टिव लो इनपुट सर्किट है। एक्टिव लो इनपुट का मतलब कि यहाँ पे वैल्यू 0 दोगे तो ये एक्टिव हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पे देखो एस की वैल्यू, ये जो दोस्तों आपको वेव दिखाई दे रही है ना नीचे की तरफ, इसका मतलब यहाँ पे वैल्यू 0 है, और जब ये वेव ऊपर की तरफ है तो इसका मतलब स्क्वायर वेव ऊपर की तरफ है तो इसका मतलब ये वैल्यू 1 है। तो यहाँ पे देखो ये अगर हम इसके अकॉर्डिंग चलें तो T1 से T2 के दरमियान में जो आपने इनपुट दी है वो क्या थी, एस बार भी 0 है और आर बार जो है वो क्या है 1 है। तो एस के ऊपर बार है जो कि, तो ये 0 के ऊपर एक्टिव होगा। तो चूंकि यहाँ पे एस बार की वैल्यू 0 आ गई है, मतलब एस बार एक्टिव हो गया, मतलब ये सिस्टम सेट हो गया। जब सिस्टम सेट होगा तो क्यू की वैल्यू देखो 1 आ गई है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे देखो जब एस बार की वैल्यू क्या हुई 1 हुई, क्यू बार की वैल्यू 0 हुई। ठीक है, तो क्या हुआ कि यहाँ पे सिस्टम जो है वो रीसेट हो गया। जब सिस्टम रीसेट हुआ तो देखो क्यू की वैल्यू जो है वो क्या आ गई है, 0 आ गई है। सॉरी, ये क्यू की वैल्यू क्या आ गई है, 0 आ गई है, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया स्क्वायर वेव अगर नीचे की तरफ हो तो वैल्यू 0 होती है, अगर ऊपर की तरफ हो तो वैल्यू 1 होती है। ऐसे नीचे दोस्तों दूसरी टाइमिंग डायग्राम जो है वो एक्टिव हाई की है। एक्टिव हाई इनपुट के अंदर क्या होता है कि वैल्यू 1 होगी तो फिर ये इनपुट एक्टिव होती है, अदरवाइज एक्टिव नहीं होती। अभी हम देखो एस की वैल्यू जो है वो 1 है, आर की वैल्यू 0 है। तो चूंकि एस एक्टिव हो गया तो यानी सिस्टम सेट हो गया। जब सिस्टम सेट होगा तो क्यू की वैल्यू देखो 1 आ गई है। ऐसे यहाँ देखो अब नेक्स्ट क्या हो रहा है कि एस की वैल्यू क्या है जी 0 है, आर की वैल्यू 1 है। सिस्टम क्या हो गया, रीसेट हो गया। जब सिस्टम रीसेट होता है तो क्यू की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो इसी के साथ दोस्तों यहाँ पे हमारा लेक्चर जो है वो एंड हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर जो है इंशाल्लाह हम नेक्स्ट कवर करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ इतनी लंबी वीडियो के अंदर मैंने आपको डिटेल के अंदर बच्चों की तरह एक चीज़ जो है वो गाइड की है। तो आप के अंदर जो नील से नील स्टूडेंट है ना उसको भी इंशाल्लाह समझ आ गई होगी कि ये डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन असल में क्या बुला है, इसमें क्या क्या चीज़ किस 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 तरह से जो है वो वर्क करती है। थैंक यू सो मच टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।